चैप्टर 1231 टू 1240। ये ज़िवेन ने महसूस किया कि यह मामला था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि ये कबीला पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में एक मुक्त श्रेणी की स्थिति में था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में ये कबीला मुक्त श्रेणी की स्थिति में नहीं था। हालांकि येशिवेन ने इसके बारे में सोचा। ये कबीले के कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल ने ये कबीले के अनगिनत गुंडों को कैद कर लिया। ये अपराधी न केवल बेहद शातिर थे, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि ये बेहद अत्याचारी भी थे। यदि ये अपराधी एक साथ एकत्रित हो जाते तो पर्याप्त पर्यवेक्षण न होने पर यह एक बहुत बड़ा संकट बन जाता। उदाहरण के लिए, यदि ये गुंडे एक साथ मिलकर एक बल बनाते हैं तो ये कबीले पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं थी। अलग अलग शहरों में तैनात इन गार्डों से वे काफ़ी हद तक इन चीज़ों को होने से रोक सकेंगे। वे इन लोगों की हरकतों को भी समझ सकेंगे, इसलिए वे पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे। इन शहरों के रक्षक भी ये कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे अच्छे थे, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन हॉल के युवा कुलीन। यह एक ऐसा अवसर था जिसकी उन्हें बहुत चाह थी। न केवल वे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में खुले तौर पर अभ्यास कर सकते थे, बल्कि वे योगदान भी अर्जित कर सकते थे। उन्हें इतना अच्छा मौका और कहाँ मिल सकता था। अच्छा ऐसा है। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हमारा कानून प्रवर्तन हॉल हमारे ये कबीले के कानूनों का प्रभारी है। हम इन शातिर गुंडों को कैसे जाने दे सकते हैं? ये कियानहे ने कहा। हालांकि भाई, आप बहुत छोटे हैं। आप अभी बाहर की दुनिया से लौटे हैं, लेकिन आपको कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में प्रवेश करने का अवसर पहले ही मिल चुका है। आपने बहुत योगदान दिया होगा। ये कियानहे ने मुस्कराते हुए कहा। नहीं, मैंने अभी प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीती है, इसलिए हॉलमास्टर ने विशेष रूप से मुझे वहां 1 वर्ष के लिए अभ्यास करने की अनुमति दी। ये ज़िवेन ने कहा। प्रतियोगिता की चैंपियनशिप? कोई आश्चर्य नहीं। जो लोग पिछले वर्षों में प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीत सकते हैं वे जीनियस के बीच जीनियस हैं। साधारण लोगों के पास यह अवसर नहीं है। हमारे कानून प्रवर्तन हॉल ने एक प्रतिभा का उत्पादन नहीं किया है जिसने लंबे समय तक प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीती है। इसको लेकर हॉल मास्टर भी खासे नाराज हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हॉल मास्टर ने भी आपको कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में प्रवेश करने की अनुमति दी। ये कियानहे ने कहा। आप मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो, ये ज़िवेन ने विनम्रता से कहा। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि फाइनल में उनका प्रतिद्वंद्वी ईश्वर का पुत्र था। अगर उसने ऐसा किया तो यह बहुत हाई प्रोफाइल होगा। ये ज़िवेन को हाई प्रोफाइल होने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने शायद ही कभी ऐसा करने की पहल की। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में मेरी देखभाल करने के लिए मुझे भाई कियानहे की आवश्यकता होगी, ये ज़िवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। ये कियानहे ने कहा, अच्छा कहा, अच्छा कहा। भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारी ताकत खराब नहीं है, लेकिन तुम में अभी भी कुछ अनुभव की कमी है। जब समय आएगा तो तुम्हारे लिए आकाश में उड़ना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन भाई, तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि तुम अकेले इधर उधर न भटको। यह काफ़ी खतरनाक है। यद्यपि आप कमज़ोर नहीं हैं, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो षड्यंत्र कर रहा है तो आपकी संख्या अधिक हो जाएगी। आपको यह पता होना चाहिए, ये शातिर अपराधी आध्यात्मिक क्रिस्टल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये कियानहे ने उत्साहपूर्वक उन्हें ये ज़िवेन से मिलवाया। ये ज़िवेन देख सकते थे कि ये कियानहे वास्तव में ये कबीले के प्रति वफादार और समर्पित थे। वह ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु हो सकता है, लेकिन वह तब तक खुश रहेगा जब तक ये वंश समृद्ध हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं वास्तव में किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं ज़्यादातर समय केवल खुद पर भरोसा कर सकता हूँ, ये ज़िवेन ने कहा। देखो, मैं भूल गया था कि भाई अभी अभी ये कबीले में लौटा है, ये कियानहे ने मुस्कराते हुए कहा। वे सभी ये कबीले में पले बड़े थे, इसलिए उनके कई दोस्त कई सालों से पहले ही बन चुके थे। उन्हें छानने की जरूरत नहीं थी। हालांकि ये ज़िवेन अलग थी। भाई, यदि आप अकेले हैं तो यह सबसे अच्छा है कि आप बहुत गहराई में जाने का विकल्प न चुनें। वे स्थान जो बहुत गहरे हैं, स्वर्ग के स्तर के कुछ कानूनविहीन और अत्याचारी लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यहाँ तक कि मैं भी जाने की हिम्मत नहीं करता करीब। उन जगहों पर बड़े भी उन्हें बहुत ज़्यादा नियंत्रित नहीं कर सकते। वे वास्तव में शातिर लोग हैं। वे दोनों पहले ही ये कबीले के शिष्यों के गढ़ गाजियन के निवास स्थान पर आ चुके थे। उजाड़ शहर की तुलना में इस गाजियन के निवास में लिंग की बहुत प्रचुर मात्रा में था। तो ज़िवेन ने अपनी जादुई आंखें खोली और तुरंत गार्डियन के निवास के नीचे एक छोटा सा झरना देखा। यह लगातार लिंग की उत्सर्जित कर रहा था। फिर इसे एक मैट्रिक्स द्वारा लॉक कर दिया गया ताकि यह लीक ना हो। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि गाजियन का पूरा निवास लिंकी से भरा हुआ था। कोई बिना सुखाए अंदर अभ्यास कर सकता था। पूरे शहर में ऐसी कई जगहें नहीं थीं। गाजियन के निवास की स्थापना के लिए ये कबीले के शिष्य ऐसी जगह पर कब्जा कर सकते थे। इससे पता चला कि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में ये कबीले का प्रभाव बहुत अधिक था। आसपास के क्षेत्र में मानव निवास के कोई निशान नहीं थे।
नतीजतन गाजियन की हवेली और अन्य प्रभावों के बीच टकराव तुरंत सामने आया। इसने स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में ये कबीले के कनेक्शन को भी दिखाया। वे लगभग हर समय खतरे में थे। उन अत्यंत साहसी अपराधियों ने ये कबीले के कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों पर घात लगाकर हमला करने का भी साहस किया। हालांकि यह इस कठोर रहने वाले वातावरण के कारण ही था कि कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों ने कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में तेजी से प्रगति की थी। लोगों को तेजी से प्रगति करने के लिए दबाव की जरूरत थी। यह मेरे अभिभावक का निवास है। हमारे ये वंश के कई शिष्य यहाँ रहते हैं। शहर में लिंकी के लिए बहुत कम जगह है, ये कियानहे ने पेश किया। ऐसा नहीं लगता था कि वो यक्षिवेन को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखता था। वह यह जानकर और भी उत्साहित हो गया कि यक्षिवेन ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल की ओर से चैंपियनशिप जीती थी। वह उसकी चापलूसी नहीं कर रहा था, वह अपने दिल की गहराई से खुश था। यह दुर्लभ है। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में ऐसी सुनसान जगह में ऐसा दृश्य देखना बहुत दुर्लभ है, येज़िवेन ने कहा। हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल के मध्य क्षेत्र में अपराधियों के बीच आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों ने आध्यात्मिक नसों को जबरन पकड़ने के लिए एक महान विधि का उपयोग किया। इसके बाद उन्हें अंदर बंद कर दिया। इसने लिंकी के घनत्व को बाहर से लगभग कम नहीं बनाया, हालांकि इसने अन्य स्थानों को भी अधिक उजाड़ बना दिया। अन्यथा कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार इतना उजाड़ नहीं होता, ये कियानहे ने समझाया। येज़िवेन ने सिर हिलाया। तो ऐसा ही था। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में लिंकी बहुत दुर्लभ था। आध्यात्मिक नसें और भी दुर्लभ थीं। केवल बचे हुए लोगों को बड़े शॉट्स या ये कबीले द्वारा जब्त कर लिया गया था। उन पर कब्जा करने की उनकी बारी नहीं थी। इसलिए जीवित रहने के लिए और लिंकी को छीनने के लिए लड़ाई छिड़ सकती है। यदि यह बाहरी दुनिया में होता तो कोई भी लिंकी को जमीन पर गिरने पर नहीं उठाता। इसके अलावा खेती में सुधार का एकमात्र तरीका उन अजीब जानवरों के मांस और खून को खाना था। इन अजीब जानवरों के मांस और खून को अवशोषित करना विशेष रूप से आसान था। हालांकि खेती की प्रगति बहुत स्पष्ट थी, यह स्थिर रहने से बेहतर थी। बेशक यह कबीले के शिष्यों के लिए कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि ये लोग अक्सर उनके आने से पहले बड़ी संख्या में लिंकी लाते थे। इसके अलावा समय सीमा के कारण वे लंबे समय तक कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में नहीं रह सकते थे, इसलिए लिंकी की कोई कमी नहीं थी। इसने अपराधियों को लिंकी को प्राप्त करने का एक और तरीका भी दिया, जो कि ये कबीले के शिष्यों पर घात लगाकर हमला करना था। यहाँ तक अगर वे एक को भी मार देते हैं तो वे रातों रात अमीर बन सकते हैं। जैसे ही येज़िवेन गाजियन मैंशन में कदम रखने वाली थी, अंदर से तेज कदमों की आहट आई। एक युवक कूद गया। इस व्यक्ति की साधना वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र के चौथे स्वर्ग के आसपास थी। उसके शरीर पर प्रभामंडल तेज और भारी था, बाहर के ट्रांसेंडेंस दायरे के विशेषज्ञों के औसत चौथे स्वर्ग से कहीं अधिक शक्तिशाली। वह पारलौकिक क्षेत्र के चौथे स्वर्ग के बीच बस अजेय था। बेशक आधार यह था कि उसका सामना यक्षिवेन जैसे राक्षस से नहीं हुआ था। वरिष्ठ भाई कियानहे, युवक ने ये कियानहे को देखा और जल्दी से कहा। क्या गलत? ये कियानहे ने पूछा। फेंगयू, हे। युवक की आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज थोड़ी दबी हुई थी। आखिर हुआ क्या? ये कियानहे ने जल्दी से पूछा। फेंगयू मर चुका है और उसका सिर वापस भेज दिया गया है, युवक ने लाल आंखों से कहा। लानत है तुम, ये शाओ। ये कियानहे को गुस्सा आ गया। ऐसा लग रहा था कि उनका गुस्सा आसमान से जलने में सक्षम था। वह गुस्से में था। ये शाओ ने यह भी संदेश दिया कि अगर हम अगली बार किसी को उसका अनुसरण करने के लिए भेजते हैं तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति को भी भेजना चाहिए जो पास करने योग्य हो। चरे का एक टुकड़ा भेजना उसे कम आंकना है, युवक ने घुटी हुई आवाज में कहा। जाहिर है उसके ये फेंगयू के साथ अच्छे संबंध थे। धत्तेरी की, ये कियानहे गुस्से से चिल्लाया। उसकी पांचों उंगलियां मुट्ठी में जकड़ी हुई थीं और अचानक एक तरफ मुक्का मारा। हवा का पूरा क्षेत्र एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। दृश्य बेहद भयानक था। भाई कियानहे, क्या चल रहा है? येज़िवेन ने पूछा। ओफ! ये कियानहे ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा शांत हो गए। फिर उन्होंने कहा, ये शाओ मूल रूप से ये कबीले का शिष्य था, लेकिन उसने बाहर एक गंभीर अपराध किया। ये कबीले के बुजुर्गों ने उसे मौत की सजा नहीं दी, लेकिन उसे स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में बंद कर दिया। किसने सोचा होगा कि स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में बंद होने के बाद यह आदमी और भी बेईमान हो जाएगा। वह वास्तव में ये कबीले के शिष्यों को मारने के लिए गया था। मुझे खबर मिली कि वह हमारे क्षेत्र में भाग गया है, इसलिए मैंने किसी को जांच के लिए भेजा। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में उन्हें मार डालेगा। हरामी! ये कियानहे ने जितना अधिक कहा वह उतना ही अधिक क्रोधित हो गया। ये वंश के इन शिष्यों को स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में अलग थलग कर दिया गया था, इसलिए वे इस पहलू में और भी अधिक एकजुट थे। उनमें से कई ने एक दूसरे के साथ जीवन मरण मित्रता स्थापित की थी। अब जब उसने ये फेंगयू को मरते हुए देखा तो उसका गुस्सा अचानक भड़क उठा। येज़िवेन ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर वह वास्तव में मरने के योग्य है।
उसकी मृत्यु का कोई अफसोस नहीं है। ये लोग वास्तव में मरने के लायक थे। वे सभी अत्यंत साहसी थे। सभी को बुलाओ, मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा। आज मुझे इस कमीने को अपने हाथों से पकड़ना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। मैं इसे एक एक करके मारूंगा, ये कियानहे ने गुस्से में कहा। उसकी आंखों में गुस्सा लगभग भौतिक हो गया। वह ये शाओ के व्यवहार से पूरी तरह से आग बबूला हो गया था। ये कियानहे ने येज़िवेन की ओर देखा और कहा, भाई, यह ये शाओ चालाक और शातिर है। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं। बिल्कुल। ये शीवेन को जल्द ही ये शाओ की स्थिति के बारे में कुछ पता चल गया। ये शाओ मूल रूप से ये कबीले के एक उत्कृष्ट प्रतिभा थे। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि उसने किस तरह का अपराध किया था, इसलिए उसे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में कैद किया गया था। हालांकि अंदर आने के बाद ये शाओ ने खुद को संयमित नहीं किया। इसके विपरीत वह ये कबीले के जीनियस को मारने के लिए घूमता रहा, क्योंकि केवल उनके पास पर्याप्त स्पिरिट क्रिस्टल थे। जो लोग मूल रूप से स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में थे, उनके पास कोई स्पिरिट क्रिस्टल नहीं था। वे उसके किसी काम के नहीं थे। उनमें से अधिक को मारना व्यर्थ था। उसे यहाँ केवल 1 दर्जन साल ही हुए थे, लेकिन ये कबीले के कई प्रतिभाशाली उसके हाथों गिर गए थे। इस कत्लेआम के बीच उनका खेती का आधार भी लगातार फूट रहा था। अब वह आसपास के क्षेत्र में भाग भी गया था। ये कियानहे ने मूल रूप से पहले उसे रोकने के लिए किसी को भेजने की योजना बनाई थी। फिर वह उसे पकड़ने और मारने के अवसर की प्रतीक्षा करेगा। ये शाओ को केवल स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उसने ये कबीले के शिष्यों का वध कर दिया था। यह एक पूंजीगत अपराध था। कोई भी उसे पकड़ने और उसे मारने का विकल्प चुन सकता था। हालांकि ये कियानहे ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को उसने भेजा था उसे खोजा जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। अब ये शाओ ने उसका सारा सामान लूट लिया था और उसका सिर वापस भेज दिया था। यह एक उत्तेजना थी। ये कियानहे के लिए एक जबरदस्त उकसावा। ये शीवेन ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया। ये शाओ बहुत दिलचस्प था। उसने इस स्थान पर ये कियानहे जैसे ये कबीले के एक उत्कृष्ट प्रतिभा को भड़काने का साहस किया। हालांकि उसने शहर में भागने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ये कियानहे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा ही हुआ कि वह इस दुष्ट व्यक्ति को नष्ट करना चाहता था। वह कबीले से योगदान अंक भी प्राप्त कर सकता था, तो क्यों नहीं? समय आने पर मैं व्यक्तिगत रूप से उसे मार डालूंगा। तुम लोग मेरी मदद करो। सबके आने के बाद ये कियानहे ने सबसे कहा। हाँ, सभी ने सिर हिलाया। वे ये शाओ की क्रूरता के बारे में स्पष्ट रूप से जानते थे। ताकत के मामले में ये फेग्यू उनमें पहले से ही बहुत शक्तिशाली मानी जाती थी। मूल रूप से अभिभावक ये कियानहे के अलावा बहुत से लोग नहीं थे जो उसे मजबूती से दबा सकते थे। उनमें से केवल 2 या 3 थे। यहाँ तक अंत में उनकी दुखद मृत्यु हो गई और यहाँ तक उनका सिर भी वापस भेज दिया गया। यह देखा जा सकता है कि ये शाओ की ताकत अत्याचारी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके तरीके क्रूर थे और वह बेईमान था। अच्छा, तो चलिए, ये कियानहे ने सिर हिलाया। इस जानवर को पकड़ने और मारने के बाद हम सभी के पास बहुत सारे कबीले योगदान बिंदु होंगे जो हमें यहाँ लंबे समय तक खेती करने की अनुमति देंगे। बोलने के बाद ये कियानहे ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कबीले के शिष्यों के समूह को शहर से बाहर कर दिया। ये फैमिली के शिष्यों के सामूहिक आंदोलन ने शहर की सभी प्रमुख ताकतों का ध्यान तेजी से आकर्षित किया। इस शहर के नामात्र के शासक के रूप में ये परिवार की प्रतिरोधक क्षमता अभी भी बहुत अधिक थी। ये फैमिली की हर हरकत उनके लिए हवा का झोंका थी। ये कबीला इतनी बड़ी धूमधाम से क्यों भाग गया? मुझे अभी खबर मिली है कि ये परिवार का गद्दार ये शाओ यहाँ दिखाई दिया है कि ये फैंग यू को उसकी निगरानी करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अंत में उसकी जान भी चली गई। मैंने सुना है कि ये कियानहे नाराज हो गया। जब से ये कियानहे ने इस शहर की कमान संभाली है, यह कहा जा सकता है कि उसने गरजने वाले तरीकों का इस्तेमाल किया है। बुरे इरादों वाले कई लोग उसके हाथों में पड़ गए हैं। यह बहुत अच्छा है, वह उस ये शाओ से लड़ने जा रहा है। मैंने सुना है कि ये शाओ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे निपटना आसान हो, नहीं तो वह लगातार इतने नाम नहीं कर पाता। ये परिवार के भीतर कुत्ते खाने कुत्ते की लड़ाई है। इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की कि ये कबीला क्या कर रहा था। यद्यपि ये वंश लोहे और खून से स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल पर शासन करता था, वास्तव में उन्होंने हर चीज की परवाह नहीं की। जब तक इसमें ये वंश शामिल नहीं होता, वे आसानी से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर किसी ने ये कबीले के शिष्यों का शिकार किया तो उन्हें ये कबीले का पूरा प्रतिशोध भुगतना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर वे सिर्फ एक दूसरे को मार देते तो कोई उनकी परवाह नहीं करता। ये कबीले की नज़र में ये कबीले के शिष्यों के लिए उनका शिकार करना स्वाभाविक था। कुछ लोगों के लिए स्पिरिट क्रिस्टल और स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के लिए ये कबीले के शिष्यों का शिकार करना आवश्यक नहीं था। वे ये कबीले के शिष्यों को मारने वालों का शिकार करना चुन सकते थे।
इस तरह वे स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त कर सकते थे और ये क्लान द्वारा प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक कबीले से नफरत करते थे। ये कबीले की बड़ी ताकतों को बाहर निकलते देखकर उनकी आंखें साजिश की रोशनी से चमक उठीं, मानो वे कुछ योजना बना रहे हों। येज़िवेन ने ये कियानहे और अन्य लोगों का शहर से बाहर तक पीछा किया। वे उस जगह की ओर भागे जहां ये फैंग यू की दुखद मृत्यु हो गई थी। उनके पास ये पुष्टि करने का एक विशेष तरीका था कि ये फैंग यू की मृत्यु कहाँ हुई थी, और फिर ये शाओ के स्थान को निर्धारित करने के लिए अन्य सुरागों की तलाश करना जारी रखा। मूल रूप से बहुत से लोगों को इस बारे में कुछ संदेह था कि ये कियानहे येशिवेन को साथ क्यों लाना चाहता था। संपूर्ण स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में कानून घोषणा क्षेत्र का मात्र चौथा आकाश शायद अपनी रक्षा करने में सक्षम हो सकता है, और वे बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञों का सामना नहीं करना पड़ा। उसे साथ लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। वह एक महत्वपूर्ण क्षण में एक बड़ा बोझ भी बन सकता है। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि भले ही येशिवेन का दायरा ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी गति वास्तव में बहुत तेज थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना तेज करते थे, येशिवेन आसानी से उनके साथ चल सकती थी। इस समय वे बहुत अधिक सहज महसूस करते थे। वे बड़ी ताकत के साथ लोगों का सम्मान करना भी चुनेंगे। इस समय ये कियानहे ने कहा, अब आप जानते हैं कि येज़िवेन कितना शक्तिशाली है। उसके दायरे को कम मत समझिए। हालांकि वह ट्रांसेंडेंस दायरे के केवल चौथे स्तर पर है, वह बाहरी दुनिया में प्रतियोगिता का चैंपियन है। उन्होंने कानून प्रवर्तन हॉल का प्रतिनिधित्व किया और चैंपियनशिप जीती। यहाँ तक कि हॉल मास्टर भी उसके बारे में बहुत सोचते हैं। अब समझी। सब थोड़े सहमे हुए थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि येशिवेन की पृष्ठभूमि इतनी असाधारण होगी। वे साल भर ये कबीले के कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में रहे थे। हालांकि वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में वे ये कबीले के पैतृक पूजा समारोह की प्रतियोगिता के बारे में बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने पूर्व में भी ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, और उन्होंने कुछ रैंकिंग भी प्राप्त की थी। इसलिए वे ऐसी प्रतियोगिताओं के महत्व के बारे में बहुत स्पष्ट थे। विशेष रूप से चैंपियन बनने में सक्षम होने के लिए यह एक असीम भविष्य वाला व्यक्ति था जिसकी उन्होंने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी। यदि ये कियानहे ने पहले ऐसा कहा होता तो शायद वे सोचते कि ये कबीले के पूर्वजों की पूजा समारोह का मूल्य इस हद तक कम हो गया है। लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के चौथे स्काई में एक योद्धा वास्तव में चैंपियन बन सकता है। यह अंतर बहुत अधिक था। लेकिन अभी अभी येशिवेन ने अपनी असाधारण गति का प्रदर्शन किया था। हालांकि उसने कुछ और नहीं दिखाया, यह उन सभी को समझाने के लिए काफी था कि येशिवेन साधारण नहीं थी। उसने अपनी सारी शक्ति प्रदर्शित नहीं की थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के चौथे आकाश से बहुत दूर था। नहीं तो वह चैंपियन नहीं बन पाता। वे नहीं जानते थे कि इस बार प्रतिस्पर्धियों के बीच वास्तव में परमेश्वर के पुत्र जैसा एक महान व्यक्ति था। अन्यथा वे चौंक गए होते। वे रास्ते में नहीं बोले। जल्द ही वे शहर के बाहर उस जगह पर पहुंचे जहां येफेग्यू मारा गया था। वहां अब भी खून पड़ा हुआ था। येफेग्यू के बिना सिर वाले शरीर को स्थानीय विदेशी जानवरों ने खा लिया था। हड्डियां भी नहीं बची थीं, केवल कुछ स्क्रैप ही बचे थे, जिससे लोगों को यह भेद करने की अनुमति मिली कि यहाँ एक लाश थी। धत्तेरी की, ये कियानहे ने अपनी आंखों में आंसू के साथ गुस्से से कहा, ये शाओ, तुम शापित जानवर हो। भले ही मुझे पृथ्वी के छोर तक तुम्हारा पीछा करना पड़े, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, ये कियानहे, तुम्हें पृथ्वी के छोर तक मेरा पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें अभी मौका दूंगा। इस समय शून्य से एक गुस्ताखी हंसी आई। फिर एक भयानक विशाल हथेली 1 दर्जन से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारने की चाहत में शून्य से नीचे फिसल गई। बूम! हर कोई रास्ते से हट गया। वह बड़ा हाथ अपने पीछे जमीन पर एक विशाल गड्ढा छोड़ गया। यह इतना गहरा था कि नीचे दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी शक्ति कल्पना से परे भयानक थी। कौन है भाई? ये कियानहे चिल्लाया। बाघ की एक जोड़ी आंखें इधर उधर घूमती हैं, मानो शून्य में से देख रही हों। इस समय हवा में एक सिलहुट दिखाई दिया। वह काले रंग का लबादा पहने एक युवक था। उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि वह बीमार लग रहा था। उसकी आंखें भूरी काली थीं और वह बेहद अजीब लग रहा था। इस समय उसने भीड़ को बुरी नज़र से देखा। यह बेहद अजीब था। ये शाओ, ये कियानहे ने इस व्यक्ति की पहचान का खुलासा किया। हे, ये कियानहे, जिसके बारे में बोलते हुए मुझे तुम्हें वरिष्ठ कहना चाहिए। ये शाओ ने मुस्कराते हुए कहा, दुर्भाग्य से तुम मुझे मारने आए हो। तुमने मुझे निराश किया। क्या आप नहीं जानते कि आपने क्या किया है? सभी को आपको दंड देने का अधिकार है। ये कियानहे ने सीधे चेहरे से कहा, अब तुम में खुद को मेरी जूनियर कहने की हिम्मत है। मैं नहीं जानता कि उन लोगों ने तुम्हें मृत्युदंड क्यों नहीं दिया, लेकिन तुम आज मेरे हाथों में पड़ गए हो, तो केवल मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। येशिवेन ने चारों ओर देखा। येशिवेन ने चारों ओर देखा। ये शाओ वास्तव में अपराध स्थल पर रहने का साहस करता था।
उनका साहस साधारण नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि ये कियानहे ने इस आदमी को बेहद साहसी बताया था। उसने अतीत में अवश्य ही कुछ ऐसा किया होगा जो पृथ्वी को हिला देने वाला होगा। आप बहुत साहसी हैं, ये कियानहे ने ठंडेपन से कहा। तुम्हें पता था कि हम तुम्हें ट्रैक करेंगे, लेकिन तुमने फिर भी यहाँ इंतजार करने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। बेशक, मैं कैसे साहसी नहीं हो सकता। हा 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 हा, ये शाओ अजीब तरह से हंसा। ये कियानहे, मैंने सोचा था कि तुम एक चतुर व्यक्ति हो और तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही आंका। तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ हो। आपको क्या फर्क पड़ता है कि कितने बेवकूफ़ मरते हैं? वे सिर्फ अक्षम और नीच हैं, परिवार के संसाधनों को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। यदि वे मेरे पास होते तो मैं बहुत पहले ही ड्रैगन या फीनिक्स बनकर आकाश में उड़ गया होता। दिन के अंत में परिवार बहुत सड़ा हुआ है, बहुत से अक्षम लोग बहुत सारे संसाधन ले रहे हैं। तुम्हारी ही तरह तुम भी एक मूर्ख हो। क्या मुझे वास्तव में यहाँ रहने का जरा सा भी विश्वास नहीं है? मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास किस प्रकार का ट्रम्प कार्ड है। आज मुझसे बचने के बारे में सोचना भी मत। ये कियानहे गुस्से से जल रहा था। उसके शरीर से धीरे धीरे सारसों की चीख निकल रही थी। आवाज साफ थी और सीधे आसमान में जा घुसी थी। उनकी शक्तिशाली आभा तुरंत ये शाओ पर बंद हो गई। इस समय 1 दर्जन से अधिक अत्याचारी आकृतियां आकाश में दिखाई दीं। उनमें से प्रत्येक अनगिनत कानूनों से घिरा हुआ था। वे गहरे, भयानक और शक्तिशाली दिखते थे। हालांकि इन सभी लोगों की एक अनूठी विशेषता थी, और वह एक प्राचीन पैटर्न था जो उनके माथे पर दिखाई देता था। यह अज्ञात था कि यह कितने वर्षों से अस्तित्व में था, लेकिन यह उनके कैदी होने का सही संकेत था। ये कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल के अपराधी थे। इस समय ये कियानहे की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर यह केवल ये शाओ है तो यह अभी भी संभव होगा। हालांकि अगर इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ होते तो यह एक पूरी तरह से अलग कहानी होती, क्योंकि ये विशेषज्ञ कम से कम कानून के चरण के दायरे के 6ठे स्तर पर थे। उनमें से कानून के चरण के दायरे के 7वें स्तर पर 2 भयानक विशेषज्ञ भी थे। उनकी आभा संयमित और अकल्पनीय रूप से गहरी थी। उनमें से एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था जो ऐसा लग रहा था जैसे हवा के झोंके से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि इस समय उसका शरीर एक अकल्पनीय रूप से अत्याचारी आभा का उत्सर्जन कर रहा था। अगर कोई अपनी आंखें बंद कर ले तो वे ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ 30 के दशक में एक मजबूत आदमी था। उनका रूखा चेहरा और कुछ उग्र अभिव्यक्ति थी। उसने कितने लोगों को मारा था यह कोई नहीं जानता था। उसके शरीर पर जानलेवा इरादे के हल्के निशान थे। तुम दोनों, क्या तुम ओल्ड हाउसकीपर और हेक्सी के अत्याचारी भूत हो? ये कियानहे ने एक पल के लिए सोचा। वह इन दोनों लोगों की पहचान को पहचानता हुआ लग रहा था। तुरंत ही उसके पीछे बैठे लोगों के हाव भाव काफी बदल गए। उनके लिए ये 2 नाम वज्र के समान थे जो उनके कानों में चुभ गए। क्या ओल्ड हाउसकीपर और हेक्सी के अत्याचारी भूत 2 सबसे जिद्दी लोग नहीं हैं? वे ये शाओ के साथ क्यों मिलीभगत कर रहे हैं? सब आपस में चर्चा करने लगे, और ये ज़िवेन ने आखिरकार इन दोनों लोगों की चर्चाओं से उनकी पहचान को समझना शुरू कर दिया। बूढ़ा गृहस्वामी एक बूढ़ा राक्षस था जिसने हजारों वर्षों से खेती की थी। वह बहुत समय पहले ये कबीले द्वारा कब्जा कर लिया गया था, और उसे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में कैद किया गया था। उनकी ताकत दुर्जेय थी और उनकी पृष्ठभूमि अकल्पनीय थी। हेक्सी के अत्याचारी भूत के रूप में वह केवल 100 वर्षों से भी कम समय के लिए कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में रहा था। हालांकि उन्होंने कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में अपना नाम बनाने के लिए अपनी अत्याचारी ताकत और निर्मम तरीकों पर भरोसा किया। हालांकि उन सभी में एक बात समान थी, वे ये परिवार के सबसे जिद्दी दुश्मन थे। वे शौचालय के गड्ढे में पत्थरों की तरह बदबूदार और कठोर थे। उन्हें प्रबुद्ध करने का कोई तरीका नहीं था। वे यह भी जानते थे कि इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वे ये परिवार के खिलाफ जाने के लिए दृढ़ थे। ये परिवार के अनगिनत शिष्यों के हाथ लग गए थे। वे ये परिवार की वांछित सूची में सबसे ऊपर थे। सामान्य शिष्यों का उल्लेख तो दूर, ये कियानहे जैसे कई रक्षकों की भी उनके हाथों दुखद मृत्यु हो गई थी। हालांकि जिन जगहों पर ये दोनों लोग सक्रिय थे वे यहाँ से कुछ दूरी पर थे। वे यहाँ एक साथ इकट्ठे नहीं होते। हालांकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये शाओ वास्तव में उनके साथ मिलीभगत करेगा। यह मामला पेचीदा था। हेक्सी के अत्याचारी भूत और ओल्ड हाउसकीपर दोनों ने गार्डों को मार डाला था। यह देखा जा सकता था कि उनकी ताकत कितनी अत्याचारी थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि वे भी इसका मतलब समझ गए थे। ये शाओ, इन लोगों से निपटने का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। हालांकि मेरा केवल एक अनुरोध है, मुझे कम नहीं चाहिए। आपको मेरा स्वभाव समझना चाहिए। यदि आप अपने शब्दों से पीछे हटते हैं तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि फूल इतने लाल क्यों होते हैं। ओल्ड हाउसकीपर ने थोड़ी कमजोर आवाज में कहा। उसने देखा जैसे वह किसी भी समय सांस लेना बंद कर देगा। उनका आभामंडल कुछ कमजोर था। ओल्ड हाउसकीपर, चिंता न करें।
आप जो चाहते हैं वह आपको मिल जाएगा। मैं उन पर सभी स्पिरिट क्रिस्टल आपको दे दूंगा। आप उन्हें आपस में बांट सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में से प्रत्येक आधा या कुछ और लेता है। तू शाओ ने उदासीनता से कहा। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैंने आज आपको यहां आमंत्रित किया है। अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो क्या आप इतने बड़े ऑपरेशन की योजना बना पाते? ये परिवार के इन लोगों से निपटना आसान नहीं है, विशेष रूप से ये किन्हें। जब वह बाहर था वह ये परिवार का एक प्रसिद्ध प्रतिभा था। वह ये परिवार के प्रति वफादार था और हमारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। मैंने तुमसे यहाँ आने के लिए विनती नहीं की थी। उद्धरण चिन्ह। ये शाओ भी ओल्ड हाउसकीपर के उदास स्वर से बहुत असहज थे, इसलिए उन्होंने ठंडेपन से कहा। इस समय हेक्सी अत्याचारी भूत ने कहा, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? पहले उनसे छुटकारा पाएं, अन्यथा दूसरे शहरों से ये परिवार के शिष्य मदद के लिए आ सकते हैं। ये शाओ, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। कुछ चीजें हैं जिनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम जो चाहते हैं वह स्पिरिट क्रिस्टल हैं। हम केवल पर्याप्त स्पिरिट क्रिस्टल के साथ ही खेती कर सकते हैं। बाकी सब कुछ हमारे लिए मायने नहीं रखता। हेक्सी टाइरेनिकल घोस्ट ने कहा, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में कुछ बड़े काम किए हैं। आपने ये परिवार के कई प्रतिभाओं को मार डाला है और उनकी जीवन भर की संपत्ति प्राप्त की है। अब आपके पास स्पिरिट क्रिस्टल की कमी नहीं है। आप ये परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आप ये परिवार की तकनीकों को सबसे अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप जानते हैं कि ये परिवार के इन लोगों के साथ सबसे अच्छा कैसे व्यवहार करना है। भविष्य में ऐसा कोई अवसर मिले तो कृपया हमें कॉल करें। हम निश्चित रूप से आपके सबसे अच्छे सहायक होंगे। इन 3 लोगों ने ये कियानहे के समूह को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। शायद उनकी नज़र में ये लोग पहले ही मर चुके थे। वह बस समय की बात थी। ये कियानहे का समूह गुस्से से जल रहा था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। दुश्मन मजबूत थे और वे कमजोर थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे। ये कियानहे ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, भाइयों, इस बार यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने अच्छी तरह से जांच नहीं की होती और सभी को बाहर आने के लिए नहीं कहा होता तो हम पर घात लगाकर हमला नहीं किया जाता। हम इन लोगों से नहीं उलझे होते। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यदि आपने स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में हमारी देखभाल नहीं की होती तो हम बहुत पहले ही मर चुके होते। यह सही है, यह सही है। यदि यह आपके लिए नहीं होता तो हम बहुत पहले मर चुके होते। ये लोग अच्छी तरह से तैयार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सावधान हैं। अगर वे आपके खिलाफ साजिश करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इस दौरान सभी ने उन्हें ढांढस बंधाया। इससे पता चला कि इस शहर में ये परिवार के शिष्यों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। ठीक है, उस मामले में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर वे चाहते हैं कि हम मर जाएं तो हम केवल मौत से लड़ सकते हैं। ये कियानहे चिल्लाया। उसने इन लोगों को मरने के दृढ़ संकल्प से भरी आंखों से देखा। बाद में, यदि आप में से कोई बच सकता है तो ऐसा ही हो। मैं पीछे लाने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि वे तुम्हारा पीछा करना चाहते हैं तो उन्हें मेरे शव पर ऐसा करना होगा। टस्क टस्क, कितना मार्मिक। यह अफसोस की बात है कि मैं अपने जीवन में ऐसे मार्मिक दृश्य नहीं देख सकता। उसकी आकृति के अचानक गायब होने से पहले पुराने गृहस्वामी ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। फिर उसका शरीर एक पल में ये कियानहे के सामने आ गया। आपकी भावनाएं बहुत मार्मिक हैं, लेकिन आपको नरक में जाना चाहिए और नरक के राजा से बात करनी चाहिए। बूढ़ा गृहस्वामी चिल्लाया। प्राचीन कांस्य भगवान हत्यारा। उसी समय उनका शरीर तुरंत कांस्य के रंग से रंगा हुआ था। यह ऐसा था मानो युद्ध का एक कांस्य देवता दुनिया में उतर आया हो। उन्होंने सभी दिशाओं में सब कुछ दबाते हुए सीधे मुक्का मारा। कांस्य मुट्ठी बल सभी दिशाओं में बह गया। ऐसा लग रहा था मानो एक ही पल में पूरा आसमान सिमटने वाला हो। यह बहुत ही भयानक दृश्य था। ये कियानहे ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके शरीर से असंख्य सारस रुदन करते थे। उसने अपने हाथ फैलाए जैसे कि वह एक दिव्य सारस के कब्जे में हो। एक पल में उसने युआन क्यूई की अनगिनत क्रिस्टल दीवारें फैला दीं। बूम! पुराने गृहस्वामी की मुट्ठी ने क्रिस्टल की दीवार पर जमकर प्रहार किया। भयानक टक्कर ने सभी दिशाओं में व्यापक रूप से अनगिनत पागल लहरें पैदा कीं। थम्प थम्प थम्प। ये कियानहे रुकने से पहले 10 कदम से अधिक पीछे हट गया। दूसरी ओर वृद्ध गृहस्वामी रुकने से पहले केवल 10 कदम पीछे हट गया। दोनों पक्षों के बीच अभी भी एक अंतर था। हालांकि ये कियानहे भी बहुत अत्याचारी था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसके और पुराने गृहस्वामी के बीच अभी भी एक अंतर था, जिसने हजारों वर्षों तक खेती की थी और उससे कई गुना अधिक समय तक खेती की थी। हर कोई ये ज़िवेन जैसा नहीं था, जो उच्च स्तर के विरोधियों से लड़ सकता था और उच्च स्तर के अत्याचारी विशेषज्ञों को हरा सकता था। हे, बूढ़ा गृहस्वामी अजीब तरह से हंसा और फिर से ये कियानहे की ओर दौड़ा। ये ज़िवेन, तुम सबको ले जाती हो और भाग जाती हो। कम से कम तुम्हें तो भागना ही होगा। आप टूर्नामेंट के चैंपियन हैं। यदि तुम यहाँ मरते हो तो यह इसके लायक नहीं है।
ये कियान है झट से चिल्लाया। आप प्रतियोगिता के चैंपियन हैं। इस समय चुप रहने वाले ये शाओ की आंखें अचानक चमक उठीं। वे इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये परिवार में प्रतियोगिता के चैंपियन की उच्च स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यह पृथ्वी की तरह ही था जब किसी ने प्राथमिक विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये कियानहे का रंग बदल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत बात कही है। अगर ये ज़िवेन बच सकती थी तो ये शाओ उसे अभी कैसे जाने दे सकता था। ये शाओ, यह प्रतियोगिता क्या है? हेक्सी अत्याचारी भूत ने पूछा। यह हमारे ये परिवार की एक आंतरिक प्रतियोगिता है। यह युवा पीढ़ी के बीच एक प्रतियोगिता है। यदि आप इस प्रतियोगिता में खड़े हो सकते हैं तो आपको ये परिवार द्वारा पोषित किया जाएगा, विशेष रूप से चैंपियन। मुझे डर है कि उस पर धन बहुत चौंकाने वाला होगा, ये शाओ ने समझाया। तो ऐसा ही है। हेक्सी अत्याचारी भूत के चेहरे से कुछ हद तक लालची अभिव्यक्ति का पता चला। प्रतियोगिता के चैंपियन के पास उसके पास अकल्पनीय धन होना चाहिए। ये शाओ की मदद करने के लिए सहमत होने का कारण यह था कि वे इन लोगों से स्पिरिट क्रिस्टल लूट सकते थे, और अब जाहिर तौर पर ये ज़िवेन उनमें से सबसे मोटी भेड़ थी। हे, इस प्रतियोगिता का चैंपियन मेरा होगा। हेक्सी अत्याचारी भूत क्रूरता से हंसा। ये ज़िवेन, यह सब मेरी गलती है। अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो तुम बेनकाब नहीं होते। ये कियानहे का चेहरा कुछ उदास अभिव्यक्ति के साथ चमक उठा। 1 मिनट रुको, मैं उन्हें रोकूंगा। तुम जल्दी जाओ। आप जाना चाहते हैं? आप में से एक भी नहीं जा सकता। पुराने गृहस्वामी ने ये कियानहे पर हमला करना जारी रखा, उसे वापस लड़ने का कोई अवसर नहीं दिया। भाई कियानहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें पता भी चल जाता है तो क्या ये कचरा मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? तू, ज़िवेन ने आगे बढ़कर उदासीनता से कहा। भाई कियानहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ अगर उन्हें पता चल गया? क्या आपको लगता है कि ये कचरा मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता है? ये ज़िवेन ने आगे बढ़कर उदासीनता से कहा। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। फिर मुझे देखने दो कि टूर्नामेंट के चैंपियन के रूप में तुम कितने मजबूत हो। इस समय हेक्सी अत्याचारी भूत ये ज़िवेन पर हमला करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि उसने ऐसा कहा था, लेकिन लगभग एक पल में पुराने गृहस्वामी ने पहले ही अपने उद्देश्य को समझ लिया था। वह बस उन अनगिनत दौलत को निशाना बना रहा था जो ये सिर्फ उनके शरीर पर हो सकती है। बाकी सब तो बहाना था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जो खून से लथपथ हाथ में बदल गया। यह रक्त के बादल की तरह था, यिन और यांग को उलटकर, मानो वह पूरी दुनिया को खून की दुनिया में बदलना चाहता हो। इसकी प्रत्येक उंगली खून के समुद्र में तब्दील हो गई, जिसका इस्तेमाल किसी को भी लूटने के लिए किया जा सकता था जो भागने की कोशिश करता था। उसकी उंगलियों से बने रक्त के समुद्र में अनगिनत क्रोधी आत्माएं रो रही थीं और विलाप कर रही थीं। यह अज्ञात था कि उसने कितने लोगों को मारा था, उनकी आत्माओं को कैद किया था, उनके शरीर को परिष्कृत किया था, और अंत में ऐसा भयानक दृश्य बनाया था। खून के बादल ने ये शीवेन को तुरंत ऊपर से नीचे तक घेर लिया, उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं दिया। यह बस एक खूनी पिंजरे की तरह था जो एक शिवेन को लपेटने वाला था। हालांकि इस तरह के पागल हमले के सामने एक शिवेन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसके हाथ में तलवार क्यूई तुरंत पागलों की तरह घूम गई और फिर एक लंबी तलवार में घनीभूत हो गई। बजना, इस लंबी तलवार पर अनगिनत तलवार रोशनी टूट गई और अनगिनत तलवार क्यू में बह गई, जिससे पूरा खालीपन भर गया। इन तलवार क्यूई ने तलवार क्यूई की एक लंबी नदी का निर्माण किया, जिसमें एक भयानक शक्ति थी जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जिसने भी एक शिवेन के सामने खड़े होने की हिम्मत की, उसे तोड़ दिया। स्विश, तलवार की रोशनी ने खून से लथपथ हाथ पर तुरंत एक बड़ा घाव कर दिया, और तलवार की रोशनी से अनगिनत तलवार क्यूई को सीधे टुकड़ों में गला दिया गया। रक्त के अंतहीन समुद्र में उन क्रोधित आत्माओं को भी अंतहीन तलवार प्रकाश द्वारा गला घोंटकर चूर चूर कर दिया गया था। हो सकता है कि वे पुनर्जन्म लेने में सक्षम न हो, लेकिन यह रक्त के इस समुद्र में अनंत काल तक संघर्ष करने से कहीं बेहतर था। हेक्सी अत्याचारी भूत की अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी बदल गई। ऐसा लग रहा था कि वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके खूनी हाथ के निशान को एक शिवेन आसानी से तोड़ देगा। हालांकि एक शिवेन ने उसे सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। ये ज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक दुनिया तलवार के सिद्धांतों से भर गई। इस तरह के तलवार सिद्धांत बहुत ही प्रभावशाली थे। यह ऐसा था जैसे वह अचानक तलवार के सिद्धांतों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। उसके पीछे दुनिया को भरते हुए तलवार की मंशा पनपी। यह ऐसा था मानो तलवार का उनका तरीका ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो इस समय मायने रखती थी, और कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसके तलवार के मार्ग का कोई विरोध नहीं कर सकता था। इस समय इस दुनिया में तलवार का उनका तरीका शाश्वत था। कितनी दबंग तलवार की खेती है! आप वास्तव में एक तलवार की खेती करने वाले हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मेरे सामने अहंकारी होने की हिम्मत करते हैं। हालांकि अगर आप एक तलवार की खेती करने वाले हैं तो क्या हुआ? मैंने अतीत में कई तलवार की खेती करने वालों को मार डाला है।
हाइशी अत्याचारी भूत अजीब तरह से हंसा और कहा जैसे उसने परवाह नहीं की। हालांकि उसकी चमकीली आंखें अनजाने में येशिवेन के चेहरे पर आ गईं, जैसे कि वह येशिवेन के चेहरे से कुछ देखना चाहता हो। यह एक मनोवैज्ञानिक हमला था। वह इस तथ्य का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था कि उसने येशिवेन की मानसिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए तलवार चलाने वालों को मार डाला था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से गलत व्यक्ति को पाया। येशिवेन तलवार की खेती करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। उसे तलवार की खेती करने वालों से संबंधित होने का जरा सा भी आभास नहीं था। स्पष्ट रूप से येशिवेन को भड़काने के लिए इस तरीके का उपयोग करना असंभव था। उसके हाथ में लंबी तलवार अचानक आकाश से कट गई और भयानक तलवार की गति ने एक भयानक धारा का निर्माण किया। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरे आकाश को भेद कर दूर की दुनिया को जीत लेगा। यह देखते हुए कि येशिवेन को कोई परवाह नहीं है, हाइक्सी अत्याचारी भूत केवल यह स्वीकार कर सकता था कि येशिवेन निर्दयी और दृढ़ निश्चयी था। वह दूसरों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। उसने अब और संकोच नहीं किया और सीधे अपने खूनी पंजे से पकड़ लिया, जो एक विशाल खूनी निशान में बदल गया। यह हाथ का निशान खून से टपक रहा था और उस पर भूत शब्द लिखा था। यह अज्ञात था कि कितने लोग मारे गए थे और कितनी आत्माएं मर गई थीं अंत में इस तरह के खूनी हाथ के निशान में घुलने के लिए। भूत शब्द मध्य हवा में एक विशाल दुर्भावनापूर्ण भूत में बदल गया था। यह दुनिया के सभी दुर्भावनापूर्ण भूतों का राजा था। यह येशिवेन की तलवार की ओर तेजी से दौड़ी। बूम! तलवार की रोशनी और भूत राजा प्रेत शून्य में जमकर टकराए और एक भयानक ताकत सभी दिशाओं में बह गई। दोनों पक्ष मध्य हवा में गतिरोध में थे। येशिवेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हाइक्सी अत्याचारी भूत ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस येशिवेन को ठंडेपन से देखा। 10,000 भूत आकाश को खा जाते हैं। उसने जोर से दहाड़ा और खून से सना हाथ का निशान खून के समुद्र में बदल गया। रक्त के इस समुद्र से अनगिनत दुष्ट भूत निकले और फिर तलवार की ओर झपटे क्यूई जिसने आकाश को भर दिया। उनमें से हर एक ने अपना खूनी मुंह खोल दिया और येशिवेन की तलवार को निगलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद येशिवेन का विशाल लाइट सेबर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन अनगिनत दुर्भावनापूर्ण भूतों ने येशिवेन की ओर अपनी निगाहें घुमाईं और जैसे ही खूनी हाथ के निशान ने येशिवेन की ओर थप्पड़ मारा, अनगिनत दुर्भावनापूर्ण भूत उसे मारने के लिए दौड़ पड़े और एक उदास भूतिया ऊर्जा को भड़का दिया जिसने सीधे येशिवेन के कपड़ों को हवा में लहरा दिया। तुम छोटे लड़के, मुझे परवाह नहीं है कि तुम प्रतियोगिता के चैंपियन हो या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या चालें हैं, तुम मेरे स्काई डिवोरिंग 1000 घोस्ट्स के तहत जीवित नहीं रह सकते। हे, आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है और ऐसा होता है कि आप इसे मेरे स्काई डिवोरिंग 1000 घोस्ट्स ग्रेट अरे के सबसे महत्वपूर्ण कोर में परिशोधित कर सकते हैं। इस तरह मेरा स्काई डिवोरिंग 1000 घोस्ट्स ग्रेट अरे पूरा हो जाएगा और इसकी शक्ति भी दोगुनी हो जाएगी। हाइक्सी अत्याचारी भूत ने येशिवेन को देखा और पागलों की तरह हंसा। यह स्काई डिवोरिंग 1000 घोस्ट्स ग्रेट अरे है। मैंने पहले इस महान सरणी के बारे में सुना है। अतीत में हाइक्सी अत्याचारी भूत ने एक छोटे से शहर को मारने के लिए इस महान सरणी का उपयोग किया था और उस शहर में अनगिनत लोगों का वध किया गया था। हालांकि वे सभी अपराधी थे, फिर भी वे बहुत क्रूर थे और उनके तरीके स्वर्गीय नदी के लिए बहुत हानिकारक थे। बाद में उस छोटे से शहर के लोगों को इस आकाश भक्षण करने वाले 1000 भूतों की विशाल श्रृंखला में परिष्कृत किया गया। बस इतना ही था कि उसे पहले से तैयारी करने की जरूरत थी, लेकिन अब जबकि स्काई डिवोरिंग 1000 घोस्ट्स ग्रेट अरे को उसके शरीर में परिष्कृत किया गया है, यह किसी भी समय उसके शरीर में दसियों हजार दुर्भावनापूर्ण भूतों को उठाने के बराबर है और वह इसका उपयोग भी कर सकता है उन्हें कभी भी, कहीं भी। इस हाइक्सी अत्याचारी भूत की ताकत थोड़ी बहुत तेजी से बढ़ी है, किसी ने अविश्वास में कहा जब उसने आकाश को निगलने वाले हजारों भूतों के महान सरणी को देखा। उसने पहले आकाश को नष्ट करने वाले हजारों भूतों की महान सरणी की कथा के बारे में सुना था। ये परिवार के अन्य शिष्यों ने इस समय ठंडी हवा की सांस ली। केवल परिचय ही काफी था यह बताने के लिए कि यह कितना भयानक था। किसी को यह जानना था कि स्वर्गीय कानून प्रवर्तन कारागार बाहर से अलग था। बाहरी दुनिया में एक शहर में कई सामान्य लोग हो सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में केवल अत्याचारी अपराधी थे। ये लोग बहुत अत्याचारी थे, इसलिए एक छोटे से शहर में कुछ हजार लोग ही हो सकते थे। हालांकि गुणवत्ता के मामले में यह उस शहर से बेहतर हो सकता है जहां बाहरी दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं। इससे यह देखा जा सकता था कि स्काई डिवोरिंग 1000 घोस्ट्स ग्रेट अरे कितना अत्याचारी था। किसी के शरीर में इस तरह के गठन को परिष्कृत करने के लिए न केवल अत्यंत शक्तिशाली तरीकों की आवश्यकता होती है, बल्कि स्काई डिवोरिंग 1000 घोस्ट्स ग्रेट अरे की भयानक समझ भी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे परिष्कृत करता है, अपने शरीर में दसियों हजारों दुर्भावनापूर्ण भूतों का पालन पोषण करना एक बहुत ही पागलपन की बात है, खासकर तब जब इन दसियों हजारों दुर्भावनापूर्ण भूतों का व्यक्तिगत रूप से वध किया गया हो। हालांकि उनकी चेतना मिट गई थी, फिर भी उनके मन में उसके लिए असामान्य घृणा होगी। वे कभी भी भड़क सकते हैं।
10,000 दुर्भावनापूर्ण भूत किसी के शरीर में पागल हो रहे हैं। ये परिवार का एक शिष्य इस तरह के दृश्य के बारे में सोचकर सिहर उठा। यहाँ तक कि 10,000 चींटियां भी एक व्यक्ति को तब तक कुतर सकती थी जब तक कि केवल हड्डियां ही नहीं बची थीं। 10,000 दुर्भावनापूर्ण भूतों की तो बात ही छोड़ दें। जब वे जीवित थे तो वे दीर्घायु क्षेत्र या यहाँ तक कि कानून चरण क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं। एक बार जब वे पागल हो गए तो हेक्सी टायरेंट घोस्ट जैसा विशेषज्ञ भी फट सकता है और मौके पर ही मर सकता है। इसलिए इस तरह की साधना तकनीक को विकसित करने के लिए न केवल महान सहनशक्ति और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि साहस की आवश्यकता होती है। यदि कोई पर्याप्त रूप से साहसी नहीं होता तो ऐसी भयानक साधना तकनीक का विकास करना असंभव होता। आकाश में 10,000 दुर्भावनापूर्ण भूत दिखाई दिए जो तुरंत येज़िवेन की छोटी सी जगह को भर रहे थे। वह स्थान जो मूल रूप से येज़िवेन की तलवार क्यूई से भरा हुआ था, तुरंत इन दुर्भावनापूर्ण भूतों द्वारा खा लिया गया और कब्जा कर लिया गया। यह बेहद भयानक था। इन 10,000 दुर्भावनापूर्ण भूतों ने कानूनों और महान दाव को ढंक दिया। उस समय यह भूतों का देश था। यह पाताललोक था, एकदम नया स्थान जिसने मृत्यु को नियंत्रित किया। और इन दुर्भावनापूर्ण भूतों के बीच हेक्सी अत्याचारी भूत उनके बीच खड़ा था। वह भूतों के देश के राजा की तरह था, भूतों के बीच सबसे महान अस्तित्व। स्वर्ग को नष्ट करने वाले असंख्य भूतों के गठन को तुरंत स्थापित करने के बाद इन 10,000 दुर्भावनापूर्ण भूतों के संवर्धन के तहत उनके शरीर की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ी। उसकी निगाहें भूत की तरह अजीब थीं, येज़िवेन को ठंडेपन से घूर रहा था। उसकी आंखें हरी रोशनी से चमक उठीं और अंधेरे में वह असामान्य रूप से भयानक लग रहा था। असंख्य दुष्ट भूत उसके शरीर में फंसने लगे। फिर इन दुर्भावनापूर्ण भूतों के बीच में वह वास्तव में एक विशाल दुर्भावनापूर्ण भूत बन गया। धीरे धीरे उसका चेहरा राख हो गया। अगर उसके पास इन अनगिनत भूतों से निपटने का कोई खास तरीका होता तो भी उसके लिए यह आसान नहीं होता। हालांकि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अभी अभी की बातचीत से वह बता सकता था कि येज़िवेन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे निपटना आसान था। ये कबीले की युवा पीढ़ी के बीच भी ये कबीले की प्रतियोगिता का चैंपियन एक अकल्पनीय रूप से महान अस्तित्व था। ऐसे व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखना अपने आप को मौत के घाट उतारने के बराबर था। शेर भी खरगोश का शिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। उसे एक ही बार में येज़िवेन को मारना था। हेक्सी अत्याचारी भूत की ताकत और मजबूत होती गई। उन दुष्ट भूतों ने जिन्होंने उसे उलझा लिया था उसके शरीर पर भूतों का कवच बना दिया। मरना वह अंत में चले गए। उनके शरीर की भव्य आभा भी शिखर पर चढ़ गई। भूत के पंजे का एक जोड़ा तुरंत फैला और सीधे येज़िवेन के चेहरे की ओर चला गया। वह येज़िवेन को एक पल में मौत के घाट उतार देना चाहता था। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। वह येज़िवेन का चेहरा पकड़ना चाहता था और सीधे उसका सिर फोड़ना चाहता था। भूतिया पंजा आकाश के माध्यम से फट गया। यह बेहद भयानक था और एक पल में ये पहले ही येज़िवेन के सामने आ चुका था। यह भूतपथ की परम तकनीक थी। येज़िवेन उसे बचने का कोई मौका नहीं देगी। बजना, धातु के टकराने की तेज आवाज हुई। येज़िवेन के शरीर पर अनगिनत छिद्र खुल गए जिससे तलवारों की अनगिनत आभा निकल गई। वह नहीं हिला, लेकिन उसके शरीर पर तलवार का प्रभामंडल तुरंत उछला, सीधे तलवार के प्रभामंडल के तूफान में बह गया। इस समय येज़िवेन तलवारबाजी के देवता की तरह थी जिसके पास अकल्पनीय भयानक शक्ति थी। तलवार आभा एक पल में बह गई, बड़े हाथ को चीरते हुए। गर्जन, हेक्सी अत्याचारी भूत चिल्लाया और उसके हाथ से खून बेतहाशा बहने लगा। उसका हाथ सीधे येज़िवेन की तलवार के आभा से कट गया था और एक बड़ा घाव और दरार दिखाई दी जिसमें खून लगातार बह रहा था। स्काई डिवाइंग घोस्ट्स ग्रेट अरे ने येज़िवेन को बिल्कुल भी नहीं रोका। नहीं, क्या मैंने इसे गलत देखा? यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यहाँ तक हेक्सी अत्याचारी भूत भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। इस समय ये शाओ के पक्ष में कुछ लोग अविश्वास में उनके सामने के दृश्य को देख रहे थे। वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि अत्यधिक बढ़ाए जाने के बाद हेक्सी अत्याचारी भूत कितना भयानक था। यह एक ऐसी ताकत थी जिसका वे मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन अब यह वास्तव में एक तलवार से चकनाचूर हो गया था। ये शाओ के हाव भाव भी थोड़े बदले। वह सोच भी नहीं सकता था कि येज़िवेन, जो ट्रांसेंडेंस दायरे के केवल चौथे स्तर पर थी, इतनी शक्तिशाली हो सकती है। मूल रूप से वह थोड़ा हैरान था। इस साल की प्रतियोगिता का चैंपियन इतना कमजोर कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा लग रहा था कि इस साल का चैंपियन सिर्फ कमजोर ही नहीं था, यह कहा जाना चाहिए कि वह भयानक हद तक मजबूत था। वह बिना हिले डुले ऐसी भयानक तलवार आभा तूफान को मिटा सकता था। ये कियानहे और अन्य लोगों के चेहरे पर भी बहुत आश्चर्य था। हालांकि उन्होंने पहले ही येज़िवेन की ताकत को कम आंकना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में उसे कम करके आंका था। मूल रूप से वे सभी युद्ध में मरने के लिए तैयार थे।
अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उनके पास वास्तव में जीतने का एक मौका था और शायद वे बच भी सकते थे। इस समय हर किसी की हैरान निगाहों के नीचे ये शिवेन आखिरकार चल बसी। उसके हाथ में तुरंत एक हल्की तलवार दिखाई दी और उसने सीधे हेक्सी अत्याचारी भूत पर हमला किया। ये पहली बार था जब ये ज़िवेन ने हेसियन अत्याचारी भूत पर हमला करने की पहल की थी। उसकी गति सुनहरी बिजली के समान तेज थी। हालांकि हेसियन अत्याचारी भूत पहले से ही बहुत तेज था, फिर भी वह एक शिवेन की गति के साथ नहीं रह सका। हुश! एक सुनहरी तलवार की रोशनी तुरंत आकाश से कटती है और सीधे हेक्सी अत्याचारी भूत के शरीर पर गिरती है। धत्तेरी की! हाइशी अत्याचारी भूत ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया। भूत की तरह वह आसमान में ओझल होने वाला था। जैसे ही वह हरे धुएं के गुबार में बदलने और गायब होने ही वाला था, सुनहरी तलवार की रोशनी उसके शरीर में पहले ही गिर चुकी थी। पुची! खून की एक धारा फूट पड़ी और एक हाथ हरे धुएं से गिर गया। हेक्सी तानाशाह घोस्ट ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। उसका शरीर हरे धुएं के बादल में बदल गया था और दूर दिखाई दे रहा था। हालांकि उसका एक हाथ पहले से ही गायब था। खून भयानक गति से बह रहा था। उसके पास केवल रक्तस्राव रोकने के लिए पर्याप्त समय था। उसने अपने टूटे हुए हाथ को पकड़ लिया और ये शिवेन को अविश्वास से देखा। उसकी आंखें दहशत से भर गईं। उन्होंने तलवार की खेती करने वालों के खिलाफ भी देखा और लड़ा था। हालांकि वह गारंटी दे सकता था कि यह अब तक का सबसे भयानक तलवार कृषक था। तलवार चलाने वाला कोई भी किसान उसे इस हद तक घायल नहीं कर पाया था। यह कैसे हो सकता है? ये कियान है जो लड़ाई के बीच में भी ये शिवेन पर ध्यान दे रहा था। उसने भी अविश्वास में अपनी आंखें खोलीं। वह हेसियन अत्याचारी भूत की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। वह पुराने गृहस्वामी से कमजोर नहीं था। उसकी ताकत केवल पुराने गृहस्वामी के बराबर ही कही जा सकती थी, लेकिन वह अभी भी थोड़ा कमजोर था। हालांकि यह ज़िवेन आसानी से हेसियन अत्याचारी भूत की बाहों में से एक को काटने में सक्षम थी। जाहिर है, उनकी ताकत अत्याचारी और अकल्पनीय थी। यह हास्यास्पद था कि वह पहले एक शिवेन के बारे में चिंतित था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अब उसे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनके दिल में आशा भी जगी थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि वे सभी यहाँ मरेंगे। वह उन्हें रोकना चाहता था और ये कबीले के शिष्यों के बचने का अवसर पैदा करना चाहता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में वह पलटवार करने में भी सक्षम हो सकता है। प्रतियोगिता का चैंपियन वास्तव में असाधारण है। हालांकि मैंने प्रतियोगिता के पिछले चैंपियनों में से भी इतने शक्तिशाली चैंपियन के बारे में कभी नहीं सुना। ये क्लान के शिष्यों की आशा एक के बाद एक प्रज्वलित हुई। हालांकि इस मामले में हमें बचने की भी उम्मीद है। यह भी खूब रही। क्या हेसियन अत्याचारी भूत? वह तो बस एक पुराना भूत है, ये ज़िवेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हेसियन अत्याचारी भूत के चेहरे पर कुछ हद तक शर्म और गुस्से का भाव प्रकट हुआ। हालांकि वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि लड़ाई के दौरान उसकी एक भुजा एक शिवेन द्वारा आसानी से काट दी गई थी। ये ज़िवेन, मैं आपके लिए पुराने हाउसकीपर और ये शाओ को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। हेसियन अत्याचारी भूत से निपटने के बाद आओ और मेरी मदद करो। इस तरह हमारे पास अभी भी जीतने का मौका है। नहीं, भागने की बात करें तो हम उन सभी को एक झटके में पकड़ने में भी सक्षम हो सकते हैं। ये कियान है बगल से चिल्लाया। मुझे रोको तुम! ये शाओ ने बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने सीधे युद्ध के मैदान में कदम रखा और उसका निशाना ये ज़िवेन था। ये कियान है बस ये शाओ को रोकने ही वाला था, लेकिन उसे पुराने गृहस्वामी ने रोक लिया। बूढ़ा गृहस्वामी उससे कहीं अधिक अत्याचारी था। भले ही ये कियानहे ने अपने सभी कौशल का उपयोग किया हो, वह केवल पुराने गृहस्वामी के बराबर था। इस समय जब वृद्ध गृहस्वामी ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया तो वह पूरी तरह से ठिठक गया। उसके लिए ये शिवेन का समर्थन करना असंभव था। ये शाओ ने सीधे युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और हमला किया। उसका शरीर थोड़ा हिल गया और तुरंत युद्ध के मैदान में दिखाई दिया। उसका लंबा भाला अजगर जैसा था और उससे थोड़ी ठंडी रोशनी निकलती थी। एक पल में यह एक तूफान की तरह भाले की परछाइयों से भरे आकाश में बदल गया और सीधे ये ज़िवेन को ढक लिया। वह एक शिवेन को छुरा घोंपकर मार डालना चाहता था। ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी आपको कम आंका है, ये शाओ चिल्लाया। आप इस प्रतियोगिता के चैंपियन बनने के लायक हैं। हालांकि यह इसका अंत है। मेरे सामने प्रतियोगिता का चैंपियन उल्लेख करने लायक भी नहीं है। भाले की परछाइयों का सामना करते हुए ये ज़िवेन ने सीधे अपने हाथ में लौ की एक गेंद को जलाया और फिर इसे एक लंबी लौ कृपाण में संघनित किया। हुश! लंबी ज्वाला कृपाण सीधे आकाश से टूट गई और अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आग का समुद्र बन गया। यह ऐसा था मानो पूरी दुनिया आग की लपटों के देश में बदल गई हो। आग के इस समुद्र में लंबी ज्वाला कृपाण की कृपाण आभा आग की लपटों के इस समुद्र में एक जोरदार अग्नि ड्रैगन की तरह थी। यह उसके सामने सब कुछ निगल जाने वाला था। बूम! भाला छाया और लंबी लौ कृपाण शून्य में जमकर टकराए और एक अकल्पनीय रूप से भयानक शक्ति खिल गई।
ये ज़िवेन चुपके से हैरान थी। ये शाओ की ताकत हेक्सी अत्याचारी भूत से ज्यादा मजबूत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने लिए ऐसा नाम बना सके। वह वास्तव में सरल नहीं था। जब ये ज़िवेन और ये शाओ पहली बार लड़े तो हेक्सी अत्याचारी घोस्ट, जो एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, आखिरकार उसे मिल गया। एक पल में वह सीधे हरे धुएं के बादल में बदल गया और गायब हो गया। फिर वह सीधे येकशिवेन के सामने आया और सीधे येकशिवेन को अपने दूसरे भूतिया पंजे से पकड़ लिया। ये ज़िवेन ने उपहास किया, क्या आपको लगता है कि आप इस बेकार चीज से चुपके से मुझ पर हमला कर सकते हैं? उसके दूसरे हाथ ने तलवार क्यूई की एक अंतहीन धारा को काट दिया, जिससे हवा में एक सुंदर निशान बन गया। इसने हेक्सी डोमिनेटर घोस्ट को मौके पर ही लगभग आधा कर दिया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि हेक्सी डोमिनेटर घोस्ट बचने के लिए काफी तेज था तो उसे आधा काट दिया गया होता। लेकिन फिर भी हेक्सी अत्याचारी भूत के शरीर पर भूत का कवच पूरी तरह से फटा हुआ था और ये ज़िवेन की तलवार आभा में अनगिनत नाराज आत्माएं वाष्पित हो गईं। दूरी में उसका चेहरा बस आतंक से भरा हुआ था। तलवार अभी अभी बहुत भयानक थी। यदि यह उसके भूत कवच की सुरक्षा के लिए नहीं होता तो शायद वह इस समय बिना दफन स्थान के मर जाता। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये शाओ के खिलाफ लड़ते समय ये ज़िवेन के पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति होगी। ये ज़िवेन की तलवार तकनीक का एक सार था और वह थी गति। जब गति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो सबसे कमजोर चीज भी मार सकती है। ज्यादा दूर नहीं, ये शाओ का चेहरा और भी गरिमा में हो गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि ये ज़िवेन केवल एक शुद्ध तलवार कृषक था। यदि वह केवल एक शुद्ध तलवार कृषक होता तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता। हालांकि तलवार की खेती करने वालों के पास शक्तिशाली आक्रमण शक्ति थी, वे अदम्य थे और उनसे निपटना बहुत कठिन था, लेकिन साथ ही क्योंकि उनके पास एक ही तरीका था इसलिए उनसे निपटना आसान था। लेकिन अगर ये ज़िवेन तलवार की खेती करने वाला नहीं होता तो यह मुश्किल होता, क्योंकि उसके पास कभी भी कहीं भी 100 तरकीबें हो सकती हैं और जब वह अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है तो उससे बचाव करना असंभव होगा। अंत में वह उसके हाथों मर सकता है। इस कॉम्बैट टूर्नामेंट के चैंपियन से निपटना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। हालांकि ये विचार केवल एक पल के लिए ही रहे। क्षण भर के बाद उसके हाथ का लंबा भाला फिर से चल पड़ा। भाले की नोक से अनिश्चितकालीन भाला प्रकाश फूट पड़ा। ये भाले प्रकाश आकाश को भेदते थे और यहाँ तक कि इसमें संघनित कानून भी देखा जा सकता था। यह बहुत भयानक था। उसने पहले ही अपनी खेती को भाले में एकीकृत कर लिया था। मूल रूप से कुछ साधारण लंबा भाला तुरंत प्रकाश की अनगिनत किरणों में फट गया, जो सीधे भयानक शक्ति को पृथ्वी स्तरीय मार्शल उपकरण के रूप में दिखा रहा था। तुरंत भाला ठंडी रोशनी की तरह था, सीधे येकशिवेन की ओर इशारा कर रहा था। इस समय येकशिवेन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसके हाथों ने सीधे अनगिनत सुनहरी किरणों को चीर डाला और भाले की नोक पर बमबारी की। उसके लिए मुट्ठी कला, हस्तरेखा कला, कृपाण कला या तलवार कला, वे सभी उसकी उंगलियों पर थे। जब वह इन मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता था तो वह कभी भी इन मार्शल आर्ट को तलवार की खेती करने वाले और कृपाण की खेती करने वाले की तरह अपने ऊपर नहीं रखने देता था। इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं थी। बूम! ये ज़िवेन ने जो सुनहरी किरणें तोड़ी थीं वे भाले की नोक से बुरी तरह टकराईं। यह एक चांदनी के खिलाफ एक सुई की तरह था और बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिया। सबकी निगाहें काबिले तारीफ थीं। ये ज़िवेन की गति न केवल बहुत तेज थी बल्कि उसका भौतिक शरीर और भी भयानक था। उसने वास्तव में अपने नंगे हाथों से इन मार्शल उपकरणों का मुकाबला किया और बिल्कुल भी हार नहीं मानी। भाड़ में जाओ, मुझे विश्वास नहीं होता। ये शाओ का चेहरा आखिरकार दीवाना लगने लगा। भाले की नोक ने पागलपन से भाले की रोशनी बिखेरी, शून्य को चकनाचूर कर दिया और भाले से पागलों की तरह हमला कर दिया। भाड़ में जाओ, मुझे विश्वास नहीं होता। ये शाओ की अभिव्यक्ति अंत में पागल होने लगी। उसके भाले की नोक ने शून्य को चकनाचूर करते हुए भाले की रोशनी बिखेर दी। उसने पागलपन से हमला किया। ये शाओ को भी येकशिवेन ने जबरदस्ती बंद कर दिया था और कोई कारण नहीं था, लेकिन वह हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह बहुत स्पष्ट था कि यद्यपि यान कबीले के शिष्यों को इस वर्ष कबीले के कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में अलग थलग कर दिया गया था, लेकिन ये कबीले की ताकत बहुत भयानक थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बहुत स्पष्ट था कि ये लोग वास्तव में ये कबीले के जादूगरों को प्रशिक्षित करने के लिए कैद में रखे गए जादू के कीड़े थे। हालांकि इस प्रशिक्षण के कारण ये क्लैन के कई जीनियस भी गिर गए। ये क्लान के उच्च आप की नज़र में भले ही उनमें से 10 मर गए, जब तक एक बाहर आ सकता है यह इसके लायक होगा। हालांकि यह बहुत क्रूर था। उच्च अधिकारी के दृष्टिकोण से उन्हें ये कबीले के समग्र विकास पर विचार करना था। क्योंकि वह उनमें से एक हुआ करता था, वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि इसका क्या अर्थ है। एक बार ये कबीला वास्तव में क्रोधित हो गया तो कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में ये लोग जीने में सक्षम नहीं होंगे। अगर उनका वध भी कर दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी ये कबीला हर पल कई अपराधियों को पकड़ता था। बड़ी संख्या में अपराधियों को फिर से फेंके जाने में कई साल नहीं लगेंगे।
यह बहुत ही क्रूर वास्तविकता थी, इसलिए उसके अंदर आने के बाद उसने बड़ी संख्या में अपने पूर्व कुलों का वध किया। कोई अन्य कारण नहीं था, लेकिन वह एक दिन भागने की तैयारी करने के लिए कम समय में बड़ी प्रगति करना चाहता था। हालांकि कोई भी कभी सफल नहीं हुआ था, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था, अन्यथा वह इसके साथ मेल नहीं खाएगा। वह अब केवल लगभग 1000 वर्ष का था। वह भविष्य में हजारों वर्षों तक कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में रहने और भय में जीने की कल्पना नहीं कर सकता था। इसके बजाय लड़ना बेहतर था। हालांकि किसी भी स्थिति में उसे कम समय में अपनी खेती में सुधार करना चाहिए। यदि नहीं तो वह धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा और यहाँ तक उसकी ऊंची आकांक्षाएं भी धराशायी हो जाएंगी। तब उसके पास वास्तव में कोई मौका नहीं होगा। वर्तमान में जो कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में प्रसिद्ध थे, वे सभी बाहर अत्यधिक शक्तिशाली थे। हालांकि अब वे केवल अपनी भूमि की रखवाली कर सकते थे और यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। ऐसे जीवन के बारे में सोचकर उसका दिल असामान्य रूप से डरा हुआ था। वह बिल्कुल ऐसा नहीं बनना चाहता था। येज़िवेन को नहीं पता था कि उसने किस प्राचीन विरासत से अपनी भाले की तकनीक सीखी थी। भयानक भाले की रोशनी ने उसे घेर लिया और उसका दम घुटने लगा। फिर यह अचानक आगे बढ़ गया। उनके भाले की चमक आकाश में चुभ गई, जिससे एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। इसमें बस एक अकल्पनीय शैतानी शक्ति थी और अनगिनत प्राकृतिक नियमों की शक्ति के साथ ध्वनि इतनी तेज थी कि यह लोगों के कानों के पर्दे को भेद सकती थी। इस समय येज़िवेन तुरंत हिल गई। उसके शरीर से एक अजगर की दहाड़ उठी और उसकी हथेली सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। फिर उसने पूरी तरह से पकड़ लिया। ग्रेट ड्रैगन कैप्चरिंग आर्ट। येज़िवेन के हाथों में इस स्वर्ग स्तरीय शक्ति तकनीक ने एक अकल्पनीय शक्ति का प्रदर्शन किया। यह पहले से बिल्कुल अलग था। जियोचेंग और जियोचेंग के बीच का अंतर दो पूरी तरह से अलग क्षेत्रों जैसा था। उसके बड़े हाथ ने भाले की चमक को तुरंत पकड़ लिया। बूम! स्पीयर लाइट और येज़िवेन के बड़े हाथ के बीच एक भयानक टक्कर हुई और अनगिनत स्पीयर लाइट्स और ड्रैगन क्यूई सीधे बह गए। कारा अंतहीन भाले की रोशनी गतिरोध में थी। फिर येज़िवेन के बड़े हाथ ने उन्हें पकड़ लिया और बुझा दिया। फिर येज़िवेन का बड़ा हाथ एक अजगर के पंजे में बदल गया और सीधे लंबे भाले को पकड़ लिया। कारा ये शाओ का पृथ्वी स्तर का लंबा भाला वास्तव में सभी की आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा करके बिखर गया था। यह किस प्रकार की शक्ति तकनीक है? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? यहाँ तक एक पृथ्वी स्तर लंबा भाला भी सीधे कुचला जा सकता है। ये शाओ के पीछे कुछ लोग अविश्वास में उनके सामने के दृश्य को देख रहे थे, क्योंकि वे ये शाओ की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने पहले कभी इस तरह का सामना नहीं किया था। कितना भयानक भौतिक शरीर है। कुंजी अभी भी यह भौतिक शरीर है। यह किस प्रकार की शारीरिक साधना तकनीक है? यह बस एक राक्षस की तरह है। बहुत से लोग लगभग डरे हुए थे। यहाँ तक कि कियानहे और अन्य लोगों को भी इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि येज़िवेन सिर्फ एक हड़पने के साथ पृथ्वी के बराबर लंबे भाले को कुचल सकती है। हालांकि वह टूर्नामेंट का चैंपियन था, क्या यह थोड़ा बहुत भयानक नहीं था? और इस समय ये शाओ अंत में समझ गया कि यह आदमी कितना भयानक था, जो वास्तव में लॉ फेज दायरे के चौथे स्वर्ग की खेती के साथ प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीत सकता था। यह उनकी कल्पना से बहुत दूर था और उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। ऐसा नहीं था कि ये परिवार का स्तर गिर रहा था, लेकिन वह बहुत भयानक था। जल्दी पीछे हटो, हम उन्हें आज नहीं मार सकते, हम भविष्य में एक और अवसर खोज लेंगे। ये शाओ बहुत निर्णायक था जब उसने ये कियानहे को घेरने का फैसला किया, लेकिन इसी तरह जब उसने देखा कि यह असंभव है, तो उसने भी निर्णायक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के जाने का फैसला किया। यदि यह केवल ये कियानहे होता तो वह वास्तव में बच नहीं पाता, लेकिन अगर येज़िवेन को शामिल किया जाता तो सब कुछ पूरी तरह से अलग होता। यह कहने की बात नहीं है कि येज़िवेन की ताकत इतनी भयानक थी, भले ही वह केवल ये कियानहे के बराबर ही क्यों न हो, उनके लिए उसे हराना आसान नहीं होगा। अब जबकि हेक्सी तानाशाह घोस्ट अपने लाइनअप के साथ येज़िवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वे केवल पहले पीछे हट सकते थे। हेक्सी अत्याचारी भूत ने अनिच्छा से दहाड़ते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि यह खत्म हो गया है, मेरी बाँह। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप रहें, ये शाओ ने कहा, सीधे घूमा और चला गया, इस कॉमरेड की परवाह न करते हुए जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। वह क्रूर, निर्दयी और अत्यंत निर्दयी था। हेक्सी अत्याचारी भूत ये शाओ की क्रूरता से नाराज था, लेकिन अगर वह येज़िवेन की जगह होता तो वह भी ऐसा ही करना पसंद करता। बात बस इतनी थी कि उसका एक हाथ येज़िवेन द्वारा अभी काट दिया गया था और अब उसका मूड खराब था। येज़िवेन, उन्हें यहीं छोड़ दो, ये लोग हमारे ये कबीले के अभिशाप हैं। ये कियानहे जल्दी से चिल्लाया। इस समय उसने अपनी सारी शक्ति वृद्ध गृहस्वामी को रहने के लिए लगा दी। इस समय वृद्ध गृहस्वामी अब पहले की तरह निश्चिंत नहीं था। उसके दोनों साथी जा चुके थे और यदि वह रुका तो मृत्यु ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
हालांकि ये कियानहे की ताकत उससे थोड़ी कमजोर थी, लेकिन वो ये कियानहे को पूरी तरह से दबा नहीं सका। नहीं तो ये कियानहे अभी अभी हार गया होता। हालांकि ये कियानहे की ताकत उसके जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसे रोकना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। भाड़ में जाओ। वृद्ध गृहस्वामी के शरीर पर कांसे का रंग और भी गहरा हो गया। उसके बाल और दाढ़ी हवा में लहरा रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे हमला किया, उसे ये कियानहे ने रोक लिया था। ये कियानहे अपने दांत भींच रहे थे। दोनों पक्ष रोकने का प्रयास कर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि अंत तक कौन टिकेगा। ये कियानहे अपने हाथों को मुक्त करने के लिए येज़िवेन की प्रतीक्षा कर रहा था। इस तरह बूढ़ा गृहस्वामी निश्चित रूप से मर जाएगा। इसके विपरीत वृद्ध गृहस्वामी भागने की सख्त कोशिश कर रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह येज़िवेन के मुक्त होने का इंतजार करेगा तो उसका क्या होगा। इस समय ये परिवार के शिष्य भी दूसरों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस समय उनका मनोबल ऊंचा था। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि यह एक मृत-अंत था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह एक मृत-अंत नहीं था। इसके बजाय वे अभी भी वापस लड़ सकते थे। मूल रूप से उनकी ताकत वास्तव में इन लोगों से हीन थी। हालांकि ये लोग ये शाओ और अन्य दो जितने मजबूत नहीं थे, फिर भी वे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। सौभाग्य से उन्हें केवल इन लोगों को रोकने की जरूरत थी, इसलिए उन्हें रोकना बहुत आसान था। जाना चाहते हो, मत जाओ, यहीं रहो, येज़िवेन ने उपहास किया। उसे अब स्पिरिट क्रिस्टल की सख्त जरूरत थी। उन्होंने कैप्चरिंग ड्रैगन पावर टेक्निक का अभ्यास करने और निकालने के लिए अपने लगभग सभी स्पिरिट क्रिस्टल का सेवन कर लिया था। इसके अलावा वह नहीं जानता था कि इन लोगों द्वारा ये वंश के कितने शिष्यों को लूटा गया था। तो इस समय येज़िवेन उन्हें कैसे जाने दे सकता था जब उसका दिमाग चर्बी से भरा हुआ था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हेक्सी अत्याचारी भूत की ओर दौड़ने का बीड़ा उठाया। उसकी गति बहुत तेज थी। हेक्सी अत्याचारी भूत, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, के पास चकमा देने का समय नहीं था। वह सीधे मारा गया। येज़िवेन ने सीधे उसे मुक्का मारा। इस समय येज़िवेन को किसी विशेष तकनीक पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। भयानक शक्ति को विस्फोट करने के लिए बस एक पंच पर्याप्त था। टकराना। हेक्सी अत्याचारी भूत का शरीर सीधे मौके पर ही गिर गया। वो येज़िवेन के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसके पास चीखने का समय भी नहीं था। हेक्सी अत्याचारी भूत की दुखद मौत ने ये शाओ को नहीं रोका। इसके बजाय वह तेज हो गया और एक पल में आकाश में गायब हो गया। हालांकि क्या येज़िवेन उसे भागने दे सकती थी? यह असंभव था। उसने सीधे हेक्सी अत्याचारी भूत के शरीर में छिपी हुई दौलत को हड़प लिया। फिर उसने प्रकाश की एक सुनहरी धारा में कदम रखा और सीधे ये शाओ के साथ पकड़ा। उसने सीधे मौके पर कियानकुन बैग से उन स्पिरिट क्रिस्टल को बाहर निकाला। फिर वे अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा में जल गए और सीधे येज़िवेन द्वारा उसी स्थान पर अवशोषित कर लिए गए। हेक्सी तानाशाह घोस्ट के कियानकुन बैग में 300 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल थे। यदि वह कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में नहीं होता, तो उसके पास अपनी ताकत के साथ और भी अधिक स्पिरिट क्रिस्टल होते। ऐसा लगता था कि येज़िवेन की ताकत नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बड़ी है। वह पहले से ही कानून घोषणा क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुका था, लेकिन वह अभी तक चरम पर नहीं पहुंचा था। इसलिए उनके लिए खेती करने में लगभग कोई बाधा नहीं थी। इस तरह से स्पिरिट क्रिस्टल को अवशोषित करना खुरदरा था और बहुत सारी स्पिरिट ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। हालांकि यह सरल और प्रभावी था। एक साधारण व्यक्ति के लिए 300 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल उनकी लगभग सारी दौलत थी। उन्हें थोड़ा थोड़ा करके ही खाया जा सकता था। हालांकि येज़िवेन के लिए यह कुछ भी नहीं था। वह इसे एक घूंट में निगलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसे अपनी ताकत में सुधार करने की जरूरत थी। उसे समय चाहिए था। बाकी सब कुछ उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। ग्रेट ड्रैगन कैप्चर तकनीक। येज़िवेन ने सीधे एक अजगर का पंजा उड़ाया और ये शाओ को पकड़ लिया। पिछले हमले की तुलना में येज़िवेन का हमला भयानक था। उनकी ताकत पहले के मुकाबले बस अतुलनीय थी। ये शाओ ने देखा कि येज़िवेन सीधे एक कदम में उसके साथ हो लिया। उसे अचानक कुछ डर सा लगा। उसे येज़िवेन की गति पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने सीधे हवा में अंतहीन भाले क्यूई को पकड़ा, इसे एक लंबे भाले में संघनित किया और सीधे येज़िवेन की दिशा में वार किया। मेरे लिए तोड़ो, येज़िवेन सीधे चिल्लाए। जल्दबाजी में किया गया भाला सीधे मौके पर ही येज़िवेन की चीख से टूट गया। टकराना। ग्रेट ड्रैगन कैप्चर तकनीक सीधे ये शाओ के शरीर पर विस्फोट कर गई। ये शाओ चिल्लाया और सीधे खून की धुंध में धंस गया। जैसे ही ये शाओ की मृत्यु हुई, उसकी सारी संपत्ति येज़िवेन के हाथों में आ गई। हेक्सी अत्याचारी भूत की तुलना में ये शाओ वास्तव में अमीर था। उसके पास वास्तव में 1 अरब स्पिरिट क्रिस्टल थे। यह झूठ नहीं था कि उसने हाल ही में कुछ बड़े काम किए हैं। अब यह सब येज़िवेन के हाथों में आ गया था।
उसका सारा मांस और खून सीधे त्यानुवान मिर द्वारा बहा दिया गया, जो त्यानुवान मिर की उन्नति के लिए पोषण में बदल गया। ये शाओ और हेक्सी अत्याचारी भूत के बिना येज़िवेन के हाथ आखिरकार मुक्त हो गए और सीधे पुराने हाउसकीपर की ओर दौड़ पड़े। धत्तेरी की, पुराने हाउसकीपर को ये कियानहे ने रोक रखा था और वह बिल्कुल भी नहीं बच सका। इस समय जब उसने येज़िवेन को अपनी ओर भागते हुए देखा तो वह तुरंत दहाड़ा और उसके शरीर पर कांसे की त्वचा का रंग गहरा हो गया। उसके दोनों मुंह के सीधे येशिवेन के मुंह से टकराए। भयानक कांस्य मुट्ठी ऊर्जा ने अकल्पनीय शक्ति रखने वाले विशाल आकाश को विकृत कर दिया। येज़िवेन ने न तो चकमा दिया और न ही चकमा दिया और सीधे अपनी मुट्ठी नीचे कर ली। टकराना, सोने और लोहे के टकराने की आवाज आई। पुराने गृहस्वामी की दो कांस्य भुजाएं कांस्य की कलाकृतियों की तरह थीं, जो इंच इंच टूट रही थीं, मानो वे कांस्य की कलाकृतियां हों जो मौके पर ही गिर गई हों। बूढ़ा नौकर चिल्लाया और जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन वह येशिवेन की गति के साथ नहीं रह सका। सिर्फ एक कदम के साथ येज़िवेन सीधे पुराने नौकर के सामने आ गया और सीधे उसकी मुट्ठी को वहीं गिरा दिया। टकराना, पुराने गृहस्वामी को सीधे पीट पीट कर मार डाला गया। वह वापस लड़ने में असमर्थ था। 3 स्पिरिट क्रिस्टल निगलने के बाद येज़िवेन की खेती फिर से बढ़ गई और वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। हालांकि उसने अभी तक कानून के चरण के दायरे के चौथे स्तर के शिखर पर कदम नहीं रखा था, यह पहले से ही कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह झेल सकता था। पुराने हाउसकीपर की संपत्ति भी येज़िवेन के हाथों में आ गई, लेकिन पुराने हाउसकीपर की संपत्ति थोड़ी कम थी, लगभग 200 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल। मौजूदा येज़िवेन के लिए यह कोई छोटी रकम नहीं थी। इन 3 नेताओं के बिना शेष लोग ये कबीले के कनिष्ठों के लिए उपयुक्त नहीं थे। थोड़ी देर के बाद उनमें से लगभग सभी का वध कर दिया गया। येज़िवेन ने इन लोगों की संपत्ति को लूटना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने इसे अन्य ये कबीले के कनिष्ठों को वितरित कर दिया। इसलिए उन्होंने एक भाग्य बनाया था। सभी इतने उत्साहित थे कि खुद पर काबू नहीं रख सके। उन्हें लगा था कि वे इस बार इस आपदा से नहीं बच पाएंगे। हालांकि किसने सोचा होगा कि न केवल वे इस आपदा से बच जाएंगे, बल्कि वे अंत में धन कमाने में भी सक्षम होंगे। उनकी तुलना येशिवेन से नहीं की जा सकती थी। हालांकि उनमें से प्रत्येक को करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त हुए थे। येज़िवेन, इस बार आपका धन्यवाद। अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। ये कियानहे ने आगे बढ़कर अपने हाथों को थपथपाया। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। यदि येज़िवेन नहीं होते तो वे पूरी तरह से नष्ट हो गए होते। ऐसा कुछ नहीं है, बस केक का एक टुकड़ा है। हम ये परिवार के वंशज हैं, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। वह ये कियानहे जैसे अच्छे आदमी से दोस्ती करने को भी तैयार था। ये कियानहे हंसे और कहा, हाँ, अच्छा कहा। अगर ये कबीले में आप जैसे और लोग होते जो बड़ी तस्वीर देख सकते, तो हमारा ये कबीला और भी समृद्ध होता। आओ वापस चलते हैं। मैं आपके योगदान की रिपोर्ट उच्च अधिकारी को दूंगा। इस बार आपने एक ही झटके में 3 बड़े संकटों का सफाया कर दिया है। आपको निश्चित रूप से उच्च अधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। येज़िवेन ने सिर हिलाया। उन्होंने अब यहाँ रुकने की योजना नहीं बनाई थी। जब ये कबीले का समूह शहर लौटा तो उन गद्दारों के सिरों ने शहर में पापियों को एक बड़ा झटका दिया था। ये क्लैन का समूह बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा। हालांकि शहर में ये लोग वर्तमान में अभी भी सम्मानित थे, लेकिन वास्तव में वे अनिवार्य रूप से इन लोगों से अलग नहीं थे। यह एक पक्ष द्वारा कार्रवाई किए जाने से अधिक कुछ नहीं था और दूसरे पक्ष ने नहीं किया। जब तक उन्हें थोड़ा सा अवसर दिया जाता, वे ये शाओ और अन्य लोगों से अलग नहीं होते। ये कियानहे के शब्दों में, ये लोग बिल्कुल भी प्रबुद्ध नहीं हो सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया या नहीं। यदि आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया तो वे कभी आभारी नहीं होंगे। ये लोग केवल खलनायकों का एक समूह थे। मूल रूप से जब उन्होंने ये कबीले के समूह को बाहर जाते हुए देखा तो इन लोगों के दिल में कुछ और ही विचार आए होंगे। अब वे अचानक गायब हो गए। ये नामी गद्दार उन्हीं के हाथों मरे थे। चाहे जो भी कारण हो, यह उन्हें डराने के लिए काफी था। स्पिरिट क्रिस्टल जो येज़िवेन ने ये शाओ, हैशी, बागुई और पुराने हाउसकीपर से प्राप्त किए थे, केवल 10 दिनों में लगभग समाप्त हो गए थे। येज़िवेन ने इन आत्मा ऊर्जाओं को बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें सीधे निगलने का विकल्प चुना। उसने बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल बर्बाद कर दिए थे। हालांकि यह उसके लिए इसके लायक था। साधारण लोगों के पास धीरे धीरे साधना करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन उसने नहीं किया। उसे खेती करने के हर अवसर को जब्त करना पड़ा। इन 10 दिनों में हालांकि येज़िवेन कानून अभिव्यक्ति दायरे के चौथे स्तर के शिखर तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन वे वास्तव में बहुत करीब थे। जब तक वह इस तरह से साधना करना जारी रखता है, उसे कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर सीधे प्रवेश करने के लिए 1 महीने से भी कम समय की आवश्यकता हो सकती है। यह बाहर हासिल नहीं किया जा सका। न केवल आत्मा की ऊर्जा के साथ समस्या थी, बल्कि इस कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल के विशेष वातावरण में भी।
येज़िवेन को लगभग हर समय इन शिकायतों का विरोध करने के लिए बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। उनकी युद्ध शक्ति भी हर समय पागल साधना की अवस्था में थी। एक क्षण की भी देर करने का उसका साहस न हुआ। इसके अलावा वह लगातार अभ्यास कर रहा था और लगातार अपने जैन युआन की भरपाई कर रहा था, जिससे उसकी साधना में लगभग हर समय प्रगति हुई। यह कहने की बात नहीं है कि वह बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल बर्बाद कर रहा था। भले ही यह सिर्फ एक सामान्य अभ्यास था, फिर भी यह बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत बेहतर था। बेशक आधार यह था कि पर्याप्त स्पिरिट क्रिस्टल थे। फिर से भरने के लिए पर्याप्त स्पिरिट क्रिस्टल के बिना ये सब खोखली बातें थीं। यही कारण है कि यह जगह अपराधियों के लिए नरक थी, लेकिन ये परिवार के बच्चों के लिए स्वर्ग थी। ये परिवार के शिष्यों के लिए जिनके पास बड़ी संख्या में स्पिरिट क्रिस्टल थे, यह वास्तव में अभ्यास करने के लिए एक अच्छी जगह थी। वही अभ्यास इस चरम वातावरण के दबाव में और भी कठिन था, लेकिन प्रभाव भी बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना बेहतर था। लेकिन फिर भी वे केवल थोड़े समय के लिए ही इस कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में रह सकते थे। उन्होंने यहाँ बहुत अधिक समय तक रुकने का साहस नहीं किया, क्योंकि यदि वे यहाँ बहुत अधिक समय तक रहे तो वे वास्तव में समाप्त हो जाएंगे। उन पर इन शिकायतों का आक्रमण होगा और फिर वे हिंसक, यहाँ तक कि क्रूर हो जाएंगे और यहाँ तक कि पागल भी हो सकते हैं। वैसे भी येज़िवेन, जिसका इस कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में कोई आधार नहीं था, ने सीधे तौर पर ये कियान्हे द्वारा संरक्षित शहर को अपने आधार के रूप में इस्तेमाल किया। एक बार जब उसके पास स्पिरिट क्रिस्टल खत्म हो गए तो उसने हर जगह शिकार करना शुरू कर दिया। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में ऐसे कई लोग भी थे जिन्होंने स्पिरिट क्रिस्टल की स्थिर आपूर्ति प्राप्त करने के लिए ये परिवार के बच्चों का शिकार किया। पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में बहुत से लोग थे। अब ये सभी लोग येज़िवेन के शिकार का निशाना बन गए थे। येज़िवेन की तुलना में इन लोगों की ताकत येज़िवेन की तुलना में बहुत दूर थी। अब यही लोग उसके शिकार बन गए थे। जब भी उसके पास बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल नहीं होते थे, येज़िवेन शिकार करने निकल जाती थी। हालांकि उनके लिए ये शाओ की तरह इतने सारे स्पिरिट क्रिस्टल होना दुर्लभ था। उनमें से अधिकांश के पास केवल करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल थे, और वह पहले से ही बहुत कुछ था। क्योंकि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार ने स्वयं बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं की थी, यदि वह करती भी थी तो वह केवल कुछ आत्मिक रत्न ही उत्पन्न करती थी। इसलिए ये स्पिरिट क्रिस्टल लगभग ये परिवार के बच्चों द्वारा बाहर से लाए गए थे। लेकिन फिर भी साधारण ये परिवार के बच्चों के लिए कुल संपत्ति करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल हो सकती है। यहाँ तक अगर वे शिकार कर सकते थे तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, जिसमें उनका खुद का उपभोग भी शामिल था। हालांकि आम लोगों के लिए ये करोड़ों स्पिरिट स्टोन भी बहुत धन थे। यह उनके लिए लंबे समय तक खेती करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन येज़िवेन के लिए यह पूरी तरह से अपर्याप्त था। सौभाग्य से येज़िवेन की शिकार क्षमता भी बहुत तेज थी, इसलिए हालांकि संख्या अधिक नहीं थी, यह पर्याप्त थी। इसके अलावा जब भी येज़िवेन इन लोगों का शिकार करने के लिए बाहर जाता तो वह ये परिवार के बच्चों को शहर में लाता। इसलिए उन्होंने भी बहुत लाभ प्राप्त किया और उनकी खेती की प्रगति बहुत तेज थी। केवल 1 महीने की छोटी अवधि में उन्होंने पहले ही काफी प्रगति कर ली थी। उनमें से कई सीधे अगले स्तर तक उन्नत हो गए थे। ये परिवार के बच्चे, जो मूल रूप से कानून के प्रकटीकरण के 6ठे स्तर पर थे, ने भी कानून के प्रकटीकरण के 7वें स्तर में सीधे प्रवेश करने का अवसर लिया। यह एक बहुत बड़ा सुधार था। हालांकि यह केवल एक स्तर का अंतर था, वास्तव में यह कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के मध्यवर्ती और बाद के चरण के बीच एक बड़ा अंतर था। कानून के प्रकटीकरण दायरे का 6ठा स्तर केवल एक शहर में खेती कर सकता है, लेकिन कानून अभिव्यक्ति दायरे का 7वां स्तर एक जगह की रखवाली करना शुरू कर सकता है, ठीक एक कियान्हे की तरह जो एक जगह का संरक्षक बन गया। बड़े अंतर की कल्पना की जा सकती थी। कई लोग इस दहलीज पर फंस गए थे और पास नहीं हो सके। 5वें स्तर के कानून के प्रकटीकरण दायरे के कुछ स्वामी कानून के प्रकटीकरण के 6ठे स्तर के दायरे में भी प्रवेश कर चुके थे। येज़िवेन के समर्थन के कारण वे बेधड़क हमला कर सकते थे। स्काई लॉ एनफोर्समेंट जेल के इस सीमावर्ती क्षेत्र में कोई बहुत मजबूत स्वामी नहीं थे। दिव्य क्षेत्र के स्वामी तो और भी महान थे। 7वें स्तर का कानून प्रकटीकरण क्षेत्र एक जगह को दबाने के लिए पर्याप्त था। इस क्षेत्र में येज़िवेन का लगभग किसी भी प्रतिद्वंद्वी से सामना नहीं हुआ। भले ही विरोधी 7वें स्तर के कानून अभिव्यक्ति दायरे में एक मास्टर था, वे उसके द्वारा आसानी से दबा दिए जाएंगे। वे उनके विरोधी कतई नहीं थे। येज़िवेन के नेतृत्व में उन्होंने अपनी मर्जी से हमला करने की हिम्मत की और उन्हें घायल होने का डर नहीं था। येज़िवेन की फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक के साथ चोट चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, वे जल्दी ठीक हो सकते थे। इसके अलावा हर बार जब वे हमला करते थे तो बहुत सारे रिटर्न मिलते थे। इस प्रक्रिया में ये कियान्हे की फसल स्वाभाविक रूप से भी बहुत अच्छी थी। उसने वास्तव में कानून के प्रकटीकरण के 7वें स्तर में प्रवेश कर लिया था और किसी भी समय कानून के प्रकटीकरण के 8वें स्तर में प्रवेश कर सकता था। उसकी ताकत दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगी।
हालांकि येज़िवेन की तुलना में उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ अपर्याप्त लग रहे थे। इस महीने के दौरान येज़िवेन ने लगातार शिकार करने और फिर स्पिरिट क्रिस्टल को खाने की प्रक्रिया को दोहराया। इस महीने के दौरान उसकी साधना को भी ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंचाया गया था। वह किसी भी समय पारलौकिक क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर सकता था। यहां तक इस शहर के आसपास सक्रिय विद्रोहियों का भी सफाया कर दिया गया। जो मारे नहीं गए थे वे सभी भाग गए थे, इस स्थान पर जाने का साहस नहीं कर रहे थे जिसे वे मृत्यु का स्थान मानते थे। हालांकि इस समय येज़िवेन आत्मसंतुष्ट थे और 5वें स्तर के कानून अभिव्यक्ति दायरे में प्रवेश करने के लिए क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए तैयार थे। ये कियानहे ने उसे एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ पाया। येज़िवेन, क्या तुमने गोल्डन जेड पवेलियन का अपमान किया? गोल्डन जेड मंडप। ऐसा नहीं था कि उनकी याददाश्त खराब थी, लेकिन गोल्डन जेड पवेलियन के लोगों ने कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में प्रवेश करने के बाद कोई अन्य कार्रवाई नहीं की थी। धीरे धीरे येज़िवेन उतना सतर्क नहीं रहा जितना वह शुरुआत में था। बेशक वह वास्तव में अपने गार्ड को कम नहीं होने देंगे। इतने वर्षों के जीवन के बाद उन्होंने कहीं भी और जब भी सबसे सतर्क मुद्रा बनाए रखने की आदत विकसित की थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गोल्डन जेड पवेलियन का नाम फिर उनके सामने आएगा। आपको कैसे मालूम? येज़िवेन ने अपनी बाहें तनी और पूछी। क्योंकि मुझे अभी खबर मिली है कि गोल्डन जेड पवेलियन के लोग आपको हर जगह खोजने लगे हैं। ये कियानहे ने कहा। उन्होंने हमारे शहर में भी पूछा और ऐसा लगता है कि यहाँ आपका मामला उजागर हो गया है। आपको उनसे किस तरह की नफरत है? ये कियानहे ने पूछा। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि गोल्डन जेड मंडप किस प्रकार का बल है। हालांकि वह एक अभिभावक था और उसकी ताकत ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्वर्ग से केवल एक कदम दूर थी। गोल्डन जेड मंडप की तुलना में अभी भी कई कमियां थीं। हालांकि गोल्डन जेड पवेलियन युवा पीढ़ी के बीच 5 अत्याचारियों जितना अच्छा नहीं था, वास्तव में यह अभी भी शीर्ष बलों में से एक था। मंडप में अनगिनत उस्ताद थे और उनके स्तर पर बड़ी संख्या में उस्ताद आसानी से मिल सकते थे। उल्लेख नहीं है, प्रिंस जिन और प्रिंस यू भी थे, दोनों ही ये परिवार के विशेषज्ञों के बीच प्रसिद्ध थे। उन स्काई ह्यूमन मंच विशेषज्ञों के अपवाद के साथ कितने अन्य लोग यह कहने का साहस करेंगे कि वे इन लोगों को दबा सकते हैं? यह देखकर कि मामला उजागर हो गया था, येज़िवेन ने इसे नहीं छुपाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या यह वास्तव में 9 रिवॉल्यूशन मिस्टीरियस गोल्डन पिल है? वे बहुत बोल्ड हैं। वे क्लैन हेड द्वारा पुरस्कृत 9 रिवॉल्यूशन मिस्टीरियस गोल्डन पिल का लालच करने की हिम्मत भी करते हैं। ये कियानहे का चेहरा कुछ हैरान करने वाले भाव से चमक उठा। जाहिर है उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उनकी राय में कबीले प्रमुख ये कबीले का सर्वोच्च अस्तित्व था। अप्रत्याशित रूप से किसी ने कबीला प्रमुख द्वारा पुरस्कृत किसी चीज का लालच करने का साहस किया। ये लोग बस कानून विहीन हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे ये परिवार के नियमों को अपनी नजरों में भी नहीं रखेंगे। ये कियानहे ने गुस्से में कहा, हम इसे जाने नहीं दे सकते। हमें इसकी सूचना अपने वरिष्ठों को देनी होगी। गोल्डन जेड पवेलियन के ये लोग बिल्कुल कानून विहीन हैं। हम उन्हें इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मैं उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दूं तो भी यह बेकार है। वास्तव में मैंने कुछ उच्च अधिकारियों को भी नाराज किया है और वे मुझे पीड़ित देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। येज़िवेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अब जबकि उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा, कभी कभी वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गोल्डन जेड पवेलियन ने इस तरह का काम करने की हिम्मत की। जाहिर है इसे कुछ उच्च स्तरीय अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया था। आखिरकार यह पितृसत्ता का पुरस्कार था। अर्थ अलग था। शायद पितृपक्ष ने भी हामी भर दी थी। बड़ी तस्वीर को पहले रखने का क्या मतलब था? यह पहले बड़ी तस्वीर डाल रहा था। ऊंचे ऊंचे लोगों की तुलना में वह ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में एक बच्चा बहुत महत्वहीन था। क्या अधिक था, गोल्डन जेड मंडप केवल एक ही नहीं था जिसने 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल को प्रतिष्ठित किया था। गोल्डन जेड पवेलियन के ये लोग ही थे जो बाहर कूद गए। इससे उनके लिए उच्च अधिकारी से कोई समर्थन प्राप्त करना लगभग असंभव हो गया। एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि जो उच्च अधिकारी येज़िवेन को लालच से देख रहे थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। येज़िवेन को पूरी तरह से कुचलने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। येज़िवेन ने एक गहरी सांस ली। जरा रुको, उन पुराने कमीनों। देर सवेर आज उसने जो कुछ भी सहा था उसका बदला उनके द्वारा चुकाया जाएगा। यही कारण था कि येज़िवेन को इस तरह अभ्यास करना पड़ा, भले ही उसे बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल बर्बाद करने पड़े। वह स्पिरिट क्रिस्टल बर्बाद कर सकता था, लेकिन वह समय बर्बाद नहीं कर सकता था। यू आर रियली। ये कियानहे को नहीं पता था कि इस समय क्या करना है। वह परिवार के प्रति वफादार था, लेकिन वह ऊपरी सोपानों के मामलों से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि येज़िवेन की स्थिति का क्या मतलब है। चिंता मत करो, वे लोग मुझे दबा नहीं सकते, चाहे वह गोल्डन जेड मंडप हो या कोई और। अगर वे मुझ पर एक विचार रखने की हिम्मत करते हैं
तो देखते हैं कि उनके पास इतने अच्छे दांत हैं या नहीं। हालांकि मेरा कोई आधार नहीं है कबीले, लेकिन अगर कोई मुझ पर विचार करने की हिम्मत करता है तो मुझे उसके दांत तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। तो जिवेन ने उपहास किया और कहा, वह निश्चित रूप से एक नर्म खुरमा नहीं था जिसे कोई भी धमका सके। ये लोग अधिक से अधिक अहंकारी हो रहे हैं। वे केवल निजी उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। वे कानून प्रवर्तन हॉल जैसी जगह में भी दखल देने की हिम्मत करते हैं। ये कियानहे ने आह भरी और कहा। उसे अचानक लगा कि वह अभी भी बहुत कमजोर है। यदि वह काफी मजबूत होता तो वह इस स्थिति को रोकने के लिए कोई उपाय सोच सकता था। उनकी राय में कानून प्रवर्तन हॉल जैसी जगह को बाहरी ताकतों द्वारा घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अन्यथा कानून को लागू करने का कोई मतलब नहीं होगा। किसी भी मामले में आपको जल्दी से निकल जाना चाहिए। आप उनके द्वारा नहीं ढूंढे जाने चाहिए। ये कियानहे ने कहा। आपको भविष्य में सावधान रहना चाहिए। गोल्डन जेड मंडप का न केवल ये कबीले के शिष्यों के बीच बहुत अधिक प्रभाव है, इन पापियों में भी बहुत से ऐसे हैं जो उन्हें नमन करते हैं और उनकी आज्ञाओं को सुनते हैं। इस बार इन शापित पापियों के कारण आपकी जानकारी लीक हो गई। ये जिवेन की भौहें तन गईं। उन्होंने गोल्डन जेड मंडप के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी कि इन पापियों में भी कई ऐसे थे जो उनकी आज्ञाओं को सुनते थे। यह बल वास्तव में काफी बड़ा था। फिर भी ये जिवेन का इरादा नौ क्रांतियों की रहस्यमयी गोल्डन पिल को सौंपने का नहीं था। चूंकि वे बल से मिलना चाहते थे तो वह कोशिश करेगा। अगर उसने उनके सारे दांत नहीं तोड़ दिए होते तो उसे ये जिवेन नहीं कहा जाता। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था उसने एक बूढ़े व्यक्ति को आकाश में चिल्लाते हुए सुना, ये जिवेन, बाहर आओ। लक्ष्य ये जिवेन था। धिक्कार है, यह बूढ़ा आदमी है। वह एक डीकन एल्डर है, लेकिन वह वास्तव में गोल्डन जेड मंडप में गया और उनका नौकर बन गया। इस आवाज को सुनकर ये कियानहे का चेहरा अचानक बदल गया और उसने झट से कहा, ये जिवेन, जल्दी करो और चले जाओ। यह आवाज ये कबीले के एक डीकन एल्डर की है। उसका नाम ये जियांजोंग है, जो मूल रूप से स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल की रखवाली करने और उन पापियों के कार्यों की निगरानी के लिए जिम्मेदार था। हालांकि वह गोल्डन जेड मंडप से हार गए और अब स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में गोल्डन जेड मंडप के महाप्रबंधक हैं। उसकी ताकत लंबे समय से कानून की अभिव्यक्ति के दायरे के चरम पर पहुंच गई है। आप उसके लिए कोई मैच नहीं हैं। जल्दी करो और निकल जाओ। जैसे ही ये कियानहे की आवाज गिरी, एक भयानक आभा गिर गई और पूरे शहर में फैल गई। इस भावना ने ये कजिवेन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह उत्तरी पर्वत कबीले के कुलपति का सामना कर रहा हो। आकाशीय क्षेत्र के गुरुओं के अलावा लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के स्वामी के बीच ये जिवेन ने केवल उत्तरी पर्वत कबीले के कुलपति से ऐसी आभा महसूस की। उस समय ये जिवेन ने इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की मदद से उसे मार डाला। अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। जैसे कि कोई आगे बढ़ रहा था, वह भयानक आकृति सीधे ये जिवेन और ये कियानहे की दिशा में दौड़ पड़ी। ये कियानहे का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन वह नहीं हिला। क्योंकि वह इस शहर का संरक्षक था, उसे यकीन था कि ये जियांजोंग उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। कभी कभी जब किसी के पास ताकत नहीं होती, किसी तरह की पहचान भी एक बहुत अच्छी सुरक्षा होती थी। ये जिवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और तुरंत छलांग लगा दी। जिस समय वह बच निकला, उसी समय एक बड़ा हाथ तुरंत आसमान से टूट गया और सीधे ये जिवेन को पकड़ लिया। ठीक उसी समय जब ये जिवेन को पकड़ने वाला था, ये जिवेन की आकृति सीधे सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गई और गायब हो गई, जिससे हाथ कुछ भी नहीं पकड़ सका। फिर उसकी आकृति सैकड़ों मीटर दूर फिर से प्रकट हुई। जैसे ही विंग्स ऑफ थंडर फूटा, वह तुरंत गायब हो गया और फिर से प्रकट हो गया जैसे कि उसने टेलीपोर्ट किया हो। आकाश में एक आलीशान लबादे में एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर कुछ उलझन भरी अभिव्यक्ति प्रकट की। वह कुछ हैरान सा लग रहा था कि वह वास्तव में ये जिवेन को मौत के घाट उतार सकता है। यह छोटा हरामी इतना तेज है। आलीशान बागे में बूढ़ा आदमी, जो कि ये जियांजोंग भी था, ने अपने चेहरे पर कुछ गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की। फिर उसने कुछ उग्र अभिव्यक्ति प्रकट की, जो साधारण रूप से अजीब थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आप गोल्डन जेड मंडप के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करते हैं। आप जीने से थक गए होंगे। उसने सीधे एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे ये जिवेन की दिशा में चल पड़ा। ये जिवेन, 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल सौंप दो, नहीं तो तुम आज बच नहीं पाओगी। ये जियांजोंग गर्जना कर रहा था और ध्वनि तरंग सीधे एक विशाल कृपाण में बदल गई जो सीधे ये जिवेन की ओर फिसल गई। तोड़ना। ये जिवेन दहाड़ा। क्यूई सेबर सीधे ये जिवेन के शरीर को काटने से पहले ही टूट गया था। हालांकि इस समय का फायदा उठाते हुए ये जियांजोंग ने पहले ही ये जिवेन को पकड़ लिया था और लगभग उसके सामने था। इस समय ये जिवेन के शरीर से हवा और गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसकी आकृति तुरंत हवा और गड़गड़ाहट की एक गेंद में बदल गई, सीधे उसके हमले की सीमा से बच निकली। बूम बूम।
बूम! ये जियानज़ोंग येज़िवेन को पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार जब वह येज़िवेन की पीठ पकड़ने वाला होता तो येज़िवेन बच जाता। वो येक्शिवेन को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सका। वह अचानक क्रोधित हो गया क्योंकि येक्शिवेन बहुत इत्मीनान से चल रहा था, जैसे कि उसे अपने हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। येज़िवेन शून्य में इत्मीनान से चल रही थी। कुछ ही देर में वह सबकी आंखों के सामने हजारों मील दूर गायब हो गया। येज़िवेन जितना अधिक इत्मीनान से चलता था, वह उतना ही अधिक क्रोधित होता जाता था। और वह यह देखकर भयभीत था कि येक्शिवेन की गति तेज से तेज होती जा रही थी। यहाँ तक येज़िवेन भी धीरे धीरे अपनी सीमा से बाहर निकल गया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि जब वह उत्कृष्ट दायरे में था तो येज़िवेन ने एक बार उत्तरी माउंटेन कबीले के प्रमुख से बचने के लिए चालें चली थीं। अब येक्शिवेन की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई थी। स्वाभाविक रूप से यह पहले जैसा नहीं था। येज़िवेन की गति भी तेज और तेज हो रही थी। भले ही उसने टेम्पेस्ट विंग्स को नहीं खोला था, उसकी गति पहले से ही आम लोगों की पहुंच से बाहर थी। एक क्षण में वह बिजली की तरह तेज हो गया। यहाँ तक अगर उसके पीछे कोई लॉ मैनिफेस्टेशन पीक मास्टर होता तब भी वह उसे पकड़ नहीं पाता था। धीरे धीरे उसके पीछे ये जियानज़ोंग दूर और दूर होता जा रहा था और वह धीरे धीरे गायब हो गया। येज़िवेन ये जियानज़ोंग के पीछा करने से बच गए, लेकिन येज़िवेन के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने अभी भी इस कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में गोल्डन जेड मंडप की शक्ति को कम करके आंका। ये जियानज़ोंग स्वयं पूरे ये कबीले के कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल के प्रभारी डीकन बुजुर्गों में से एक थे। हालांकि वह केवल आंतरिक निगरानी के लिए जिम्मेदार था, फिर भी उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। जब आवश्यक हो तो वह उसके लिए व्यक्तिगत चीजें करने के लिए एक कबीले की शक्ति जुटा सकता था। इतने बड़े ने वास्तव में गोल्डन जेड मंडप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह पूरी तरह से कल्पना की जा सकती थी कि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में गोल्डन जेड मंडप कितना शक्तिशाली था। येक्शिवेन चाहे कहीं भी जाए, ऐसा लगता था कि वह हमेशा जल्दी से खोजा जा सकता था। वास्तव में गोल्डन जेड मंडप की खोज से बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसने येज़िवेन को सम्मान के एक नए स्तर के साथ कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में ये कबीले की शक्ति को देखने के लिए प्रेरित किया। मूल रूप से उसने सोचा था कि ये क्लान कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल के साथ हस्तक्षेप की स्थिति में था, लेकिन अब उसे पता चला कि ये कबीले ने कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल की निगरानी करना कभी बंद नहीं किया था। यह भी कहा जा सकता है कि अंधेरे में शक्ति उन लोगों की कल्पना से कहीं अधिक थी। इस मामले में भले ही उन अपराधियों ने दंगा करने की योजना बनाई हो, ये क्लान के हमले से बचना असंभव था। यह सबसे भयानक बात थी। इसलिए यद्यपि ऐसा लगता था कि ये परिवार स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में बहुत कम लोगों के साथ था और अलग थलग था, वे हमेशा स्थिति को नियंत्रित करते थे। यह ठीक उसी तरह था जैसे सन वुकोंग बुद्ध की हथेली से बच नहीं सकता था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हालांकि येज़िवेन को जो असहाय बना रहा था वह यह था कि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल पर इस नियंत्रण का उपयोग अब उसे पकड़ने के लिए किया गया था। अनेक संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा था। येक्शिवेन जहां भी जाता था उसे लगता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। कोई रास्ता ही नहीं था। किसी भी स्थान पर अधिक समय तक रहने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। इस बार गोल्डन जेड पवेलियन का दीवाना लग रहा था। वे केवल येज़िवेन को 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल सौंपने के लिए मजबूर करना चाहते थे। कोई बातचीत ही नहीं हुई। यदि येज़िवेन ने उसे नहीं सौंपा तो वे पृथ्वी के छोर तक उसका पीछा कर सकते थे। गोल्डन जेड पवेलियन ही होता तो ठीक था, लेकिन गोल्डन जेड पवेलियन के अलावा युवा पीढ़ी के कुछ संगठन भी थे जो गुप्त रूप से उन्हें निशाना बना रहे थे। हालांकि वे गोल्डन जेड पवेलियन की तरह खुले नहीं थे, लेकिन इसके कारण उनके पास खड़े होने के लिए लगभग कोई जगह नहीं थी। यहाँ तक अगर दूसरों को गोल्डन जेड मंडप पसंद नहीं आया तो वे उनके सामने खड़े नहीं होना चाहते थे। जब गोल्डन जेड मंडप थोड़ा पागल था, क्योंकि यह एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे मंटिस के बराबर था, और यह खबर कि ये कबीला येज़िवेन का शिकार कर रहा था धीरे धीरे उन पापियों तक फैल गया था, क्योंकि चाहे वह गोल्डन जेड मंडप हो या अन्य बल, इन पापियों के बीच उनका बहुत प्रभाव था और उनके अपने प्रवक्ता थे। इसलिए जब वे येज़िवेन का शिकार कर रहे थे तो उन्होंने इन संसाधनों का उपयोग भी किया था। ये बातें उनसे कतई छुप नहीं सकती थीं। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि ये परिवार की कुछ ताकतें एक खास व्यक्ति को निशाना बना रही हैं। हालांकि उन्हें इसका कारण नहीं पता था, फिर भी इसने पापियों के बीच बड़ी ताकतों को चिंतित कर दिया। वे भी इस मामले के बारे में सख्त पूछताछ करने लगे। जल्द ही वे ये कबीले के कबीले थे। ये कबीले की ये कबीले की ये कबीले का ज़िवेन सून फैल गया। कबीला ये क्योंकि वे पहले ही स्वर्ग के टियर में कदम रख चुके थे। यह 9 रिवॉल्यूशन गोल्डन कोर बहुत हीन था और उनके लिए इसका आकर्षण बहुत कम हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हेवन टियर विशेषज्ञ लगभग सभी ये कबीले की निगरानी सूची में थे। जरा सी भी हरकत ये कबीले के लोगों को दबाने का कारण बन सकती थी, इसलिए उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की।
इसके अलावा कौन जानता था कि ये कबीले का येशिवेन के प्रति किस तरह का रवैया था। ये क्यान की सेना का केवल एक हिस्सा ही येशिवेन पर हमला कर रहा था, लेकिन अगर वे भी इसमें शामिल हो जाते तो बात अलग होती, क्योंकि जिन लोगों ने पहले येशिवेन का पीछा किया था वे ये कबीले के लोग थे। दूसरे शब्दों में वे उनके अपने लोग थे और यह ये कबीले का आंतरिक मामला था। लेकिन ये अपराधी कौन थे? ये फैमिली ने उन्हें कब से अपनी आंखों में बिठा लिया। यदि उन्हें ये परिवार के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए ऐसी जगह की आवश्यकता नहीं होती तो उन्हें बहुत पहले ही मार दिया गया होता। वे एक कालकोठरी में राक्षसों की तरह थे। अगर वे कुछ करने की हिम्मत करते हैं तो शायद ये क्लान उन्हें दबाने के लिए एक बड़ा शॉट भेजेगा। वे इस बारे में स्पष्ट थे। लेकिन भले ही हेवंटियर में इन बड़े शॉट्स ने कोई चाल नहीं चली, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य छोटी ताकतें चाल नहीं चलेंगी। इन लोगों में शक कम था। जैसा कि कहा जाता है, अज्ञानी निडर होते हैं। उन्होंने ये कबीले के रवैये के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने वास्तव में सोचा था कि ये कबीले ने स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल को रहने दिया। उनमें से कुछ ने ये कबीले को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाला। इस समय उन सभी ने येशिवेन के खिलाफ एक चाल चली। हालांकि ये केवल छोटी ताकतें थीं, लेकिन इस वजह से इन्हें कम आंकना एक बड़ी गलती होगी। इन लोगों में पारलौकिक क्षेत्र के 7वें और 8वें लोकों में कई स्वामी थे। पारलौकिक क्षेत्र के 9वें क्षेत्र में केवल स्वामी ही अपनी सेना के नेता बन सकते हैं। हालांकि उनकी नज़रों में जूनियर येशिवेन के खिलाफ कदम उठाने के लिए उनका अपना रुतबा कम करने का इरादा नहीं था। हालांकि उनके मातहतों की संख्या ही येशिवेन को परिणामों को सहन करने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त थी। इस 1 महीने से अधिक समय में येशिवेन के पास आराम करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वह लगातार रह रहा था और फिर ठिकाना बदल रहा था। इसलिए भले ही उसकी साधना का एक पैर पारलौकिक क्षेत्र के 5वें क्षेत्र की दहलीज में था, वह पार नहीं कर सका। यह भी वही था जिसने येशिवेन को बहुत उदास कर दिया था, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था कि वह इस संचय को एक झटके में तोड़ने की प्रेरणा में बदल सके। लेकिन फिर भी शिकार किए जाने के इन 3 महीनों के दौरान येशिवेन ने अभी भी अपनी खेती को एक अकल्पनीय स्तर तक समेकित किया। यह भी कहा जा सकता है कि पारलौकिक क्षेत्र के 7वें क्षेत्र के गुरुओं के बीच उन्हें कोई भी विरोधी नहीं मिला। ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 8वें क्षेत्र के मास्टर्स में भी जब तक वे शीर्ष मास्टर्स नहीं थे, येशिवेन मुश्किल से उनसे लड़ सकते थे और तुरंत हार नहीं सकते थे। माना जा सकता है कि ये 3 महीने व्यर्थ नहीं गए। एक जंगल में हर जगह वीरानी का दृश्य था। आध्यात्मिक ऊर्जा के अभाव में यहाँ की मिट्टी बंजर मरुस्थल से मरुस्थल में बदल गई थी। कई जगह रेतीली हो चुकी थी। हुश हुश। इस समय 2 अत्याचारी आकृतियां आकाश को पार कर गईं, लेकिन वे 2 क्रूर दिखने वाले पापी थे। उनके शरीर पर ये परिवार के निशान थे जिन्हें मिटाना मुश्किल था। धिक्कार है, येशिवेन कहाँ गया था? क्या उसने नहीं कहा कि वह यहाँ था? मैं उसे फिर से क्यों नहीं देख सकता? भयंकर दिखने वाले पापियों में से एक ने कुछ उदास होकर कहा। अरे, यह येशिवेन फिसलन भरी नाव की तरह है, हम उसे बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। हम दोनों भाई पूरे 1 महीने से उस पर नजर रख रहे हैं और ज्यादातर समय हम उसका पता नहीं लगा पाते हैं। यदि ये परिवार की शक्ति के लिए नहीं था तो उसे ढूंढना असंभव होगा। दूसरे ने भी कुछ अवसाद के साथ कहा, अगर हम दूसरों को पहले उसे खोजने दें तो हमारे पास कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर हम इस बच्चे को ढूंढ सकते हैं तो हमें पहले इसकी खाल खींचनी चाहिए और इसकी नसें निकालनी चाहिए, फिर इसे खोजने के लिए इसे यातना देनी चाहिए। 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्सुआन गोल्डन पिल कहाँ है? अच्छा, सही है, ये परिवार की वजह से आज हम इस स्थिति में आ गए हैं। यदि यह उनके लिए नहीं होता तो हम दोनों भाई अभी भी स्वतंत्र और मुक्त होते। हम यहाँ कैसे कष्ट उठा सकते हैं? पहला क्रूर पापी बोला, अब इस बच्चे को खोजने का एकमात्र तरीका है और फिर 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल को जब्त करना है। हम दोनों भाई फिर से छिपेंगे और बाहर आएंगे जब हमने सेलेस्टियल बीइंग दायरे में साधना की है। उस समय हम भी बड़े शॉट होंगे। इस स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं और हम अभी भी इस स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में स्वतंत्र और बेरोक-टोक हो सकते हैं। यह किसी और की छत के नीचे रहने से कहीं बेहतर है। हाँ, ये सब ये परिवार की वजह से हैं। अब हम बस कुछ ब्याज मांग रहे हैं। जाओ, उसका पीछा करो। हम उसे भागने नहीं दे सकते, वरना इतने सारे लोग उन पर हमला कर रहे हैं, हमारे पास मौका नहीं होगा। 2 अत्याचारी आकृतियां हवा में तेजी से गायब हो गईं। उनके जाने के काफी समय बाद जमीन पर रेत, जिसमें मूल रूप से थोड़ी सी भी असामान्यता नहीं लगती थी, धीरे धीरे अलग होने लगी, जिससे उसमें पड़ी एक आकृति का पता चलता है। यह येशिवेन थी। उसने अपने शरीर को सीधा किया और सीधे खड़ा हो गया। उसकी आंखों ने आकाश में 2 लुप्त हो रहे पापियों को देखा। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। इन 2 लोगों को गुई बियान डुओ कहा जाता था। वे भाइयों की जोड़ी थे और वे बेहद शक्तिशाली थे। वे पहले से ही ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्तर के शिखर पर थे। यहाँ तक येशिवेन भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह केवल लगातार चकमा दे सकता था।
जब वे बाहर थे वे पहले से ही प्रसिद्ध थे। हालांकि यह प्रतिष्ठा कुख्यात थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने बाहर कई बुरे काम किए और अपने कुल के लोगों को नुकसान पहुंचाने में माहिर थे। अंत में उन्हें ये परिवार द्वारा पकड़ लिया गया। इन दोनों भाइयों के कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में प्रवेश करने के बाद वे मूल रूप से बुरे थे और उन्हें बदलना मुश्किल था। जल्द ही वे भी ये परिवार की खोज का लक्ष्य बन गए। हालांकि अपनी अत्याचारी ताकत के कारण वे हर बार बच निकले। इस बार 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल की खबर जानने के बाद वे तुरंत दूर से आए और विशेष रूप से ये जिवेन का पीछा किया। पूरे 1 महीने तक दोनों भाई तारसाल की हड्डी में कीड़े की तरह तड़पते रहे। वह उनसे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा सका, जिससे ये शिवेन बहुत उदास हो गया था। इस बार उन्होंने सीधे 3 दिन और 3 रात तक उसका पीछा किया। अगर ये जिवेन ने रेत में नहीं छिपाया होता और सांस रोकने की तकनीक से अपनी सारी आभा को नहीं छुपाया होता तो शायद वह इन दोनों भाइयों से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं होता। कई बार उच्च साधना के कारण बहुत से लोग खोज करने के लिए अपनी स्वयं की आध्यात्मिक भावना पर अधिक निर्भर होते हैं। इसके बजाय वे अपनी आंखों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करते थे, अन्यथा वे अभी भी कुछ सुराग खोजने में सक्षम होंगे। हालांकि ये शिवेन ने परवाह नहीं की। सबसे बुरी स्थिति में वह फिर से पलायन की स्थिति में प्रवेश करेगा। यह कुछ भी नहीं था। उसकी आदत हो जाए तो ठीक रहेगा। उसने चारों ओर देखा। इस समय के दौरान क्योंकि उसे गुई बियान ट्विन क्लाउन्स के पीछा से लगातार बचना था, वह नहीं जानता था कि वह इन्फोसिस स्वर्गीय जेल में कहाँ गया था। इस तरह की स्थिति हाल ही में बहुत आम थी। कभी कभी वह यह भी नहीं जानता था कि वह कहाँ है। हालांकि इससे पहले कि वह खोजबीन जारी रख पाता, अचानक दूर से विदेशी जानवरों की बहुत तेज गर्जना हुई। ये जिवेन की आकृति हिली और सीधे वहां पहुंच गई। गर्जन गर्जन गर्जन। दूर से अजीब जानवरों की दहाड़ सुनाई दी। ये जिवेन का सिलहूट बिजली के बोल्ट की तरह था और तुरंत उस जगह पर आ गया। उसने देखा कि यह एक घाटी है और पूरी घाटी 3 तरफ से 3000 फुट ऊंची चट्टानों से घिरी हुई है। यह घाटी बहुत बड़ी थी और ऐसा लगता था कि इसका दायरा कई 100 मील का था। इस समय इस घाटी में अनगिनत भयानक विदेशी जानवर एक के बाद एक दहाड़ रहे थे। वे भयानक गर्जनाएं सीधे आकाश में चली गईं, जैसे कोई तेज ब्लेड आकाश को काट रहा हो। एक नज़र में यह अज्ञात था कि घाटी में हजारों या दसियों भयानक विदेशी जानवर थे या नहीं। यहाँ तक उनमें से सबसे कमजोर भी कानून घोषणा क्षेत्र के स्तर पर था, जिसने एक तरफ कब्जा कर लिया था। लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में हजारों विदेशी जानवर एक साथ इकट्ठा हुए और एक तरफ कब्जा कर लिया। यह कितना भयानक था। जिन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होगा वे इस तरह के खौफ को महसूस नहीं कर पाएंगे। विशेष रूप से एक बार जब उन विदेशी जानवरों ने हमला किया तो भयानक दृश्य जब दसियों हजार घोड़े सर पर दौड़े तो उसकी तुलना एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से की जा सकती थी। जहां तक ये जिवेन की नजर जा सकती थी, वे विदेशी जानवर 2 वर्ग संरचनाओं में विभाजित थे। भयानक आभा वाले 2 भयंकर जानवरों के नेतृत्व में उन्होंने एक दूसरे को ठंडी निगाहों से देखा। उनमें से एक अत्यंत भयंकर पशु था, हाथी के समान भयंकर पशु। उसका पूरा शरीर हड्डियों से लिपटा हुआ था और उसकी आकृति 10 मीटर से अधिक ऊंची थी। दूर से यह एक छोटे पहाड़ जैसा दिखता था। दूसरा वानर जैसा विदेशी जानवर था। वह दोनों पैरों पर सीधा चलता था और उसके पूरे शरीर की हड्डियां ऐसी निकली हुई थीं मानो उसने कवच पहन रखा हो। इस अवधि के दौरान ये जिवेन कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में पहले की तरह अज्ञानी नहीं थी। सभी ने कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में इन विशेष विदेशी जानवरों को बोन बीस्ट कहा क्योंकि उनका पूरा शरीर लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कवच के टुकड़े पहन रखे हों। एक सामान्य व्यक्ति के लिए हड्डी के कवच को तोड़ना और अंतड़ियों को घायल करना असंभव था। ये 2 भयानक अस्थि पशु कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर बहुत भयानक थे। उन्हें लगभग कानून घोषणा क्षेत्र के शिखर के रूप में माना जा सकता है। यहाँ तक कि जियांजोंग और नॉर्थ माउंटेन कबीले प्रमुख जैसे लोगों की तुलना में वे नुकसान में नहीं थे। विशेष रूप से इन अस्थि पशुओं की युद्ध शैली पूरी तरह से शारीरिक युद्ध थी। क्योंकि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में आध्यात्मिक क्यूई की कमी थी, उनके लिए उन मानव योद्धाओं की तरह होना असंभव था जो आकस्मिक रूप से शानदार मार्शल आर्ट हमलों का विस्फोट कर सकते थे। लेकिन उसी समय क्योंकि वे केवल अपने शरीर का उपयोग हमला करने के लिए कर सकते थे, उनके शारीरिक हमले भी भयानक स्तर तक पहुंच गए थे। उनकी एक आकस्मिक हड़ताल उनके सभी सर्वोत्कृष्ट सार का उपयोग करके एक मार्शल कलाकार के समान प्रभाव पैदा कर सकती है। उनकी ची और रक्त और भी भयानक थे। उनकी जोरदार ची और खून लगभग पूरे आसमान में देखा जा सकता था। इस तरह का जोरदार क्यूई और रक्त कुछ दुष्ट मार्शल आर्ट का अभिशाप था, इसलिए कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में प्रवेश करने के बाद दुष्ट मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले कुछ योद्धा पूरी तरह से दुखद थे। इन अस्थि पशुओं से निपटना बहुत कठिन था। अब कानून के घोषणापत्र के दायरे में इन हाड़ मांस वाले जानवरों ने ये शिवेन को थोड़ा डरा हुआ महसूस कराया।
इन दो भयंकर जानवरों के अलावा बड़ी संख्या में कानून प्रकटीकरण दायरे के भयंकर जानवर भी थे। यहाँ तक कानून प्रकटीकरण दायरे के 8वें स्तर पर हड्डी के जानवर भी। यह कहा जा सकता है कि यह दो भयंकर जानवरों के बीच मौत की लड़ाई थी। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि वे वास्तव में यहाँ क्यों इकट्ठे हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि वे मौत से लड़ने में संकोच नहीं कर रहे थे। हालांकि ये ज़िवेन को उम्मीद नहीं थी कि गुई बियान डुओ, जो मूल रूप से चले गए थे, वास्तव में यहाँ दिखाई दिए। दोनों भाई भी कुछ दूर घात लगाकर बैठे थे। सामने के दृश्य को देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं और उनके चेहरों पर थोड़ा सा लालच झलक गया। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उन्होंने रेस्ट्रेनिंग ब्रीथ तकनीक से अपने शरीर पर आभामंडल को नियंत्रित किया और शून्य में छिप गए। हालांकि वह द्वितीयक विमान में नहीं छिप सकता था, लेकिन यह छिपने के लिए पर्याप्त था। ये ज़िवेन के वर्तमान कौशल और सांस रोकने की तकनीक की समझ के साथ, जब तक वह छिपा रहेगा, जब तक कि उसे पहले खोजा नहीं जाता, तब तक मूल रूप से कोई भी उसके छिपने की जगह का पता नहीं लगा पाएगा। अभी एक क्षण पहले वह गुई बियान डुओ के पीछा करने से बच गया था। बड़े भाई, आपने कहा था कि यह दिव्य उजाड़ रक्तफल है। गुई बियान डुओ के छोटे भाई ने घाटी में सीधे दोनों तरफ देखा और उसके चेहरे पर थोड़ा सा लालच था। यह सही है, यह दिव्य उजाड़ रक्तफल है। मुझे यहाँ दिव्य उजाड़ रक्तफल देखने की उम्मीद नहीं थी। यह वास्तव में स्वर्ग से आशीर्वाद है। गुई बियान डुओ के बड़े भाई ने भी सीधे घाटी की ओर देखा। ऐसा कहा जाता है कि यह दिव्य उजाड़ रक्तफल केवल अनगिनत हड्डी वाले जानवरों के खून से सींचकर पैदा किया जा सकता है। हर 100 साल में केवल एक फल दिखाई देगा। एक बार उपभोग करने के बाद व्यक्ति की खेती तेजी से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। जब ये ज़िवेन ने दिव्य उजाड़ रक्तफल शब्द सुना तो उसका शरीर अचानक कांपने लगा। यह वास्तव में दिव्य उजाड़ रक्तफल था। गुई बियान डुओ की तरह ये ज़िवेन को भी लुभाया गया था। दिव्य उजाड़ रक्तफल पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में भी प्रसिद्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में इस प्रकार का स्वर्गीय खजाना बहुत दुर्लभ था। यहाँ तक प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की मुख्य सड़कों पर आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार के वातावरण में एक स्वर्गीय खजाना कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय खजाने अलग अलग ऊर्जा के कारण अलग अलग प्रभाव पैदा कर सकते थे। हालांकि शर्त यह थी कि उनमें ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा के बिना यह असंभव था। इसलिए कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में उत्पादित स्वर्गीय खजाने बहुत कम थे। द डिवाइन डेसोलेट ब्लड फ्रूट उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ फल था। इसकी प्रसिद्धि केवल अकल्पनीय थी क्योंकि डिवाइन डेसोलेट ब्लड फ्रूट की उत्पादन विधि बहुत खूनी थी। यह अनगिनत विदेशी जानवरों के खून और लाशों से सींचा गया था। हर बार दैवीय उजाड़ रक्तफल प्रकट होने पर यह बड़ी संख्या में विदेशी जानवरों को इसके लिए लड़ने के लिए आकर्षित करता था। हर बार भारी जनहानि होगी और ये मृत विदेशी जानवर अगले दिव्य उजाड़ रक्तफल के लिए पोषण बन जाएंगे। यह हर बार 2 से 3 हजार विदेशी जानवरों की मौत के बिना खत्म नहीं होता। यहाँ तक अगर यह इस संख्या तक नहीं पहुँचता है तो 2 विदेशी बीस्ट कमांडर शायद अगले दिव्य उजाड़ रक्तफल के खिलने और फल देने के लिए आवश्यक पोषण प्राप्त करने के लिए अपने अधीनस्थ हड्डी जानवरों को मरने का आदेश देंगे। यह दुनिया शुरू में क्रूर थी। हालांकि वे बोन बीस्ट कमांडर बहुत होशियार नहीं थे, फिर भी उनकी बुद्धि कम नहीं थी। वे हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे और बहुत पहले ही चतुर हो गए थे। यदि वे वास्तव में उनके साथ जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करते तो वे यह भी नहीं जान पाते कि वे कब मर जाएंगे। यह सोचकर येक्शिवेन यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि उसकी आंखों में चमक आ गई। यद्यपि 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्सुआन गोल्डन पिल अच्छा था, लेकिन अगर वह दिव्य लोक में प्रवेश करने वाला था तो उसने इसका सेवन नहीं किया तो यह व्यर्थ होगा। यदि यह महत्वपूर्ण क्षण के लिए नहीं था तो ये ज़िवेन 9 क्रांतियों की ताइक्वान गोल्डन पिल को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। यदि स्पिरिट क्रिस्टल बर्बाद हो जाते तो वह उन्हें फिर से लूट सकता था। हालांकि यदि 9 रेवोल्यूशंस ताइशान गोल्डन पिल बर्बाद हो जाती तो और कुछ नहीं होता। क्या वह उम्मीद कर सकता था कि परिवार उसे एक और देगा? अगर यह इतना आसान होता तो इतने लोग नहीं होते जो परिवार के मुखिया द्वारा उसे मारने के लिए दोषी ठहराए जाने का जोखिम उठाते। अब 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल का सेवन करना उपयुक्त नहीं था, लेकिन डेसोलेट ब्लड डिवाइन फ्रूट बहुत उपयुक्त था। यदि उसके पास उजाड़ रक्त दिव्य फल हो सकता है तो यह ये ज़िवेन के लिए पारलौकिक क्षेत्र के 5वें स्वर्ग में कदम रखने के लिए आसान होगा। हालांकि इन सभी के लिए सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता थी। 2 भयानक जानवरों का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक गुई बियान डबल क्लाउन भी ये ज़िवेन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं और उसे मार भी सकते हैं। उसकी आंखें हर तरह की चमक से चमक उठीं। उसके दिमाग में हजारों योजनाएं पागलों की तरह गणना की जाती थीं। रहस्यमयी अंतरिक्ष की मदद से हर योजना का अंदाजा एक पल में लगाया जा सकता था। संभावित विफलताओं को भी थोड़ा थोड़ा करके समाप्त कर दिया गया। जैसे जैसे योजना अधिक से अधिक स्पष्ट होती गई, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह अधिक से अधिक आत्मविश्वासी दिखने लगा। उसने घाटी के केंद्र को देखा और अधिक से अधिक निश्चित हो गया।
जब ये ज़िवेन गणना कर रही थी, घाटी के कई हड्डी वाले जानवर अधिक से अधिक बेचैनी महसूस करने लगे। जैसे जैसे डेसोलेट ब्लड डिवाइन फ्रूट के जन्म का समय नजदीक आया, हवा एक तरह की खूनी खुशबू से भर गई। यह उजाड़ रक्त दिव्य फल की गंध थी। इस गंध को सूंघने के बाद दो बोन बीस्ट कमांडर अचानक अपनी झुकी हुई मुद्रा से उत्तेजित हो गए। उनमें अब वह आलसी रूप नहीं था जो पहले था। गर्जन! विशाल हड्डी वाले हाथी ने एक गगनभेदी दहाड़ निकाली और अपनी विशाल सूंड को हवा में लहराते हुए जमीन पर एक बड़ी दरार पैदा कर दी। वानर की हड्डी की ओर के बहुत से पशु इस हद तक हिल गए कि उनके साथ छिद्रों से खून बहने लगा और वे वहीं मर गए। हाथी की सूंड मूल रूप से सबसे कमजोर हिस्सा था, लेकिन हड्डियों में लिपटा होने के कारण यह बहुत अत्याचारी हो गया। हालांकि आध्यात्मिक उतार चढ़ाव नहीं थे, यह हमला समान स्तर के विशेषज्ञ के चौतरफा हमले से कमतर नहीं था। गर्जन! इस समय हड्डी वानर भी उत्तेजित प्रतीत हो रहा था। इसने जोर से दहाड़ लगाई और उसके आदेश के तहत हड्डी के जानवर बेचैन होने लगे। इसके तुरंत बाद हड्डी वानर ने किसी प्रकार का आदेश जारी किया और उसके आदेश के तहत हड्डी वाले जानवर अपने पंजे खोदने लगे और दूसरी तरफ बढ़ने लगे। इस समय दूसरी ओर अस्थि हाथी भी आदेश देने लगा। शातिर जानवरों की दो बहुत बड़ी लहरें दो विशाल लहरों की तरह एक दूसरे से टकराईं। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि शिवेन ने भी जब उसे दूर से देखा तो उसका खून खौल उठा। क्योंकि कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, वे लड़ने के लिए केवल अपने भौतिक शरीरों पर भरोसा कर सकते थे। इसलिए जब हड्डी के जानवरों की ये दो विशाल लहरें उठीं, तो यह एक सफ़ेद हड्डी वाली सेना की तरह थी। वे अस्थि पशु जो सबसे तेज गति से आवेशित होते थे, लहरों के समान थे, तुरंत टूट गए और फिर आकाश में उड़ गए। इसमें कुछ भी फैंसी नहीं था। यह सत्ता की एक बर्बर और उजाड़ टक्कर मात्र थी। यहाँ तक गुई बियांडुओ जैसे शीर्ष विशेषज्ञों ने भी जब इस दृश्य को देखा तो उनका रंग बहुत बदल गया। इतनी भयानक टक्कर के तहत वे एक पल में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब उसने यह दृश्य देखा तो केवल ये सिववन को अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। वह नीचे जाकर लड़ने का इंतजार नहीं कर सकता था। वह नहीं जानता था कि क्या यह उसके शरीर में स्टार बीस्ट की रक्त रेखा का प्रभाव था या यदि वह इस तरह के गर्म खून वाले युद्ध की ओर झुका हुआ था। टक्कर के इस छोटे से क्षण में सैकड़ों अस्थि पशुओं की सीधे मौत हो गई और अनगिनत अन्य घायल हो गए। और इस समय दो बोन बीस्ट कमांडर अंत में लड़ने लगे।